दिया था, ग्रिग्नार्ड बता दिया था। अनित बताइए, ग्रिग्नार्ड बता दिया था ना रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड कैसे होता है। हाँ हम्म, सर। एक बता रहे आपको, एक बता रहे आपका यहाँ पे बता रहे रिएक्शन मेटल जब बताया आपने, तो वहां पे एक बता रहा हूँ, ऊर्ज रिएक्शन आपने देखा होगा, ऊर्ज रिएक्शन। तो बेटा ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल लाइट को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द 11, नॉट पार्ट ऑफ द 12, दिस इज द पार्ट ऑफ 11। वी नो that Urge reaction used to preparation for the symmetrical alkane, not unsymmetrical alkane, right? Only you can generate the symmetrical alkane, you can't generate the unsymmetrical alkane, right? और जब ऊर्ज रिएक्शन लेते हैं तो उसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम का इन ड्राई ईथर में। और ड्राई ईथर में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड आपका सॉल्युबल होता है, इसीलिए अल्काइल हैलाइड का सोडियम हम लोग सॉल्यूशन बना के वहां पे रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम भी डिजोल्व हो जाता है वहां पे, अल्काइल हैलाइड भी डिजोल्व हो जाता है। तो वहां पे जैसे करोगे तो वहां पे दो प्रपोज्ड है मैकेनिज्म, दो है, एक होता है फ्रेडिकल पाथ का भी, एक होता है कार्बोनाइन पाथ का। लेकिन सुमित क्या होगा, रिसेंट ईयर में जितना भी हम लोग देखें सबसे ज्यादा वो मैकेनिज्म फोकस किया कार्बोनाइन पाथ का। ठीक। तो ओल्ड जितना भी बुक है, जैसे पीटर सैक्स को मैंने वो बनाने के लिए, या फिनार का बुक देखोगे पुराना बुक सब, तो उसमें सब में फ्रेडेरिकल मैकेनिज्म फॉलो किया है। लेकिन रिसेंट ईयर में जितना भी बुक मैंने देखा उसमें अब कार्बोनाइन मैकेनिज्म आ गया। तो कार्बोनाइन मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेडेरिकल का मैं ऑलरेडी 11th में बता चुका, लेकिन थोड़ा मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। राइट। ठीक है आप सर। देखोगे, देखिए वो जो रिएक्शन जो होता है ये, तो उसमें क्या होता है कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल, रिएक्शन किसका होता है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल, alkyl with sodium in dry ether to give symmetrical alkene, only symmetrical alkene, unsymmetrical alkene, Symmetrical. सिमेट्री। Only symmetrical. symmetrical, या symmetrical alkenes। तो symmetrical alkene का ये मेथड होता है प्रिपरेशन का। अब बताओ इसमें symmetrical alkene आएगा तो ये तो बना लेंगे हम लोग, बन जाएगा। ये बना लेंगे कि नहीं बताइएगा, तो ये भी बन जाएगा आपका, देखना ये भी सिमेट्रिकल है, बन जाएगा। ये चाहेंगे तो ये भी बना लेंगे। अगर बेटा ये चाहेंगे तो बना पाएंगे, नो, पेंटेन नहीं बना सकते आप, पेंटेन नहीं बना सकते उसमें, देखो पेंटेन नहीं बना सकते, पेंटेन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो कितना कार्बन का चेन है बताइए आपको खुद से। 5 कार्बन। अच्छा। और तीन 5 कार्बन का कभी कार्बन तो सिमेट्रिक, बन सकते हाँ नहीं नहीं बना सकते ना लोग, तो नहीं बना सकते इसमें। ओके। अब ये बताइए, आप क्या क्या बना सकते हो, तो सिमेट्रिकल, तो मेथेन बना सकते हो इस प्रोसेस से, नो, हैं। नहीं। नहीं बना हम लोग। तो मेथेन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है किसका, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। लैब मेथड सोडियम एसीटेट, सोडा लाइम हीट करने पे मार्स गैस जो आता है CH4 आता है, दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द CH4। राइट। तो दिस इज द पार्ट्स ऑफ क्लास 11, ऑलरेडी ये वीडियो है वहां पे देखो तो मिल जाएगा, ये सब एक बार चेक कर लेना आप लोग। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, एक रिएक्शन बता रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड लेंगे, और जब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग सोडियम से, तो ये ड्राई ईथर में क्या देगा बेटा, बता दो ड्राई ईथर में क्या देता है ये, सिमेट्रिकल अल्केन, 2NaX रहता है ये। मैकेनिज्म आएंगे तो मैकेनिज्म आपको मैंने पहले ही बता दिया, फ्रेडिकल बनाओ कि कार्बोनाइल, तो मैं कार्बोनाइल का बता रहा हूँ, फ्रेडिकल को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 11th में। ठीक है, तो कार्बोनाइल का बता देता हूँ, या नहीं बोलोगे तो मैं फ्रेडिकल का भी बता दूंगा, जो बोलिए आप लोग। सर प्री देखो रेडिकल का वो एक बार बोला था मैंने। हाँ बोल देते थे, देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपने इथाइल, मान लीजिए इथाइल क्लोराइड लिए, और ये मान लीजिए फ्रेडिकल मैकेनिज्म जाएंगे, तो आपका क्या होगा सुनिएगा। सोडियम बेटा किस में जाएगा बता दो, सोडियम किस में जाएगा, Na+, एक इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो छोड़ेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्या होगा कि ये जो अल्काइल हैलाइड लिए, इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो देखना क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो अल्काइल हैलाइड में ये तो होमोलाइटिक नेट्रोलाइटिक फिजन होगा, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, तो बताइए क्या बनेगा, फ्रेडिकल बनेगा कि नहीं आपका, वहां से हाँ। बन गया फ्रेडिकल। और वैसे ही फ्रेडिकल और अगर बना होगा तो वो फ्रेडिकल के साथ क्या कर देगा, कपलिंग कर देगा, तो कपलिंग से क्या बन रहा है देखो तो यहाँ पे, सिमेट्रिकल, क्या बन रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिकल। यही एक प्रपोज मैकेनिज्म होता है इसका, मैकेनिज्म जो है ये फ्रेडिकल मैकेनिज्म।
अब सुनो मेरी बात, इसको एक एग्जांपल लेके बताएंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा, राइट। क्रिटिकल मैकेनिज्म होता है, सिमेट्रिकल कहलाता है। एक एग्जांपल ले लो कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग इथाइल क्लोराइड लिए बेटा। इथाइल क्लोराइड में आप सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन सिंगल जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भागेगा तो क्या बनेगा? इथाइल रेडिकल बनेगा। देखो अब क्या होगा, कपलिंग। ये इथाइल रेडिकल क्या करेगा, ये इथाइल रेडिकल और ये इथाइल रेडिकल, टू इथाइल रेडिकल getting the spin paired of electron that lead to form the butane, right? ये spin paired हो जाएगा। और एक साइमल्टेनियसली आपका प्रोसेस चलेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन का। नहीं नहीं, कपलिंग समझ में आया, बताइए। जी सर, एक साथ थोड़ा ऊपर जाएंगे एक चीज। नहीं नहीं, रुकिए ना। सर इसमें डिस्प्रोपोर्शन, लेते हैं। नहीं नहीं, रुकिए ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बता रहे हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले बता दो कि एल्केन पे अल्काइल लाइट पे जब एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वहां पे इंसर्ट करेंगे, क्लोराइड को ब्रोमाइड का, जब ब्रोमाइड वहां पे रिमूव करोगे तो डेफिनेटली विल गेट द अल्काइल रेडिकल। द अल्काइल रेडिकल, यू नो द इंटरमीडिएट नॉट स्टेबल। तो दो क्लोराइड एक साथ क्या करेगा, ये रेडिकल अल्काइल रेडिकल कपलिंग कर लेगा। तो कपलिंग से क्या बनेगा बेटा, बताओ? सिमेट्रिकल, बिकॉज यू आर एडिंग द टू सेम टेम्पलेट्स दैट लीड टू फॉर्म द सिमेट्रिकल अल्केन। दैट पार्ट इज क्लियर। नाउ थिंक अबाउट द डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन? सुनो, आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं आप, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। 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 आप देखो यहाँ पे कि ये रेडिकल आपका देखो आ रहा होगा, एक रेडिकल देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन ले रहा है ये, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रो ये जो होमोलैटिक फिजन किया है यहाँ पे, और ये दोनों पेयरिंग करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा, और ये हाइड्रोजन इस पार्ट में आ जाएगा। तो बताओ, राइट साइड में जो वो रिड्यूस होगा, नहीं ऑक्सीडाइज होगा, और लेफ्ट साइड में जो वो क्या होगा आपका, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगा? रिड्यूस होगा। देखो ये मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ चेक करो, ये हाइड्रोजन चला गया इधर, ये क्या होगा, CH2H, और इधर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप लेट कर लो, ये हाइड्रोजन है। तो बेटा बता दो, जिसमें हाइड्रोजन इंसर्ट हुआ उसका क्या हो गया, रिडक्शन। और जिससे हाइड्रोजन जो डोनर हो गया, जो हाइड्रोजन रेडिकल के फॉर्म में दे दिया, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडाइज आपके होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। तो बेटा बता दो, यहाँ पे एक सिंपल अगर बताऊंगा आपको कि यहाँ से यहाँ का जर्नी क्या दिखा रहा है, बताइए यहाँ का जर्नी क्या दिखा रहा है आपका, रिडक्शन। और यहाँ से यहाँ का जर्नी क्या दिखा रहा है आपको, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। बट वी नो product of disproportionation is predominant when you are using the 3-degree alkyl lights. For the one degree alkyl lights, coupling predominant. For the 2-degree alkyl light, coupling predominant. But for the 3-degree alkyl light in the Wurtz reaction, disproportionation predominant over the coupling. That's why whenever you have to use the 3-degree alkyl light for the Wurtz reaction, then your major product should be alkene rather than symmetrical alkane. आएगा तो समझ में। अगर ऑप्शन में देगा कि आप वहां पे सिर्फ सिमेट्रिक क्या बनाओगे, तो कुछ सिमेट्रिकल अल्केन भी आएगा, लेकिन मेजर पोर्शन आएगा आपका वहां पे अल्कीन, क्योंकि वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रीडोमिनेंट है। याद रखोगे ये, लिख लो স্যার यहाँ पे। बताइए। বলছি যে আরেকবার একটু মেকানিজমটা বলে দেবেন, আমি ঠিক ফলো করতে পারি। देखिए फिर से बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए। ডিসপ্রপোর্শনেশনের। ना ना, देख देख बाबू, दिस इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द सोडियम, यस। दिस इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द सोडियम, बिकॉज वी नो दैट बेटा सोडियम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वहां पे, तो वो क्या होगा, ये रिड्यूस, ये Na+ में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा कि कंडीशन दिए वहां पे, कंडीशन आपने यहाँ पे इसको होमोलैटिक नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन करके क्लोराइड अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। पहले आप देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके जैसे क्लोराइड जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके चला गया। ये रेडिकल बन जाएगा कि नहीं आपका, it will get theoretical. Now that radical undergo the coupling to form the symmetrical can coupling कर लिया वो, ठीक। और क्या पॉसिबिलिटी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का पॉसिबिलिटी है। उसमें क्या होगा कि यही दो रेडिकल में एक रेडिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन ट्रैप करेगा, दूसरा हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो उसमें एक क्या होगा, रिड्यूस होगा, एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा।
ও আচ্ছা, একটা হাইড্রোজেন রিলিজ করে দেবে, ও সেই কারণে আর কি একটা রিডাকশন হবে, অন্যটায় অক্সিডেশন। हम्म, ঠিক আছে। आप याद रखिएगा 3 डिग्री एल्काइल लाइट प्रेफर दिस प्रोपोर्शनेशन। क्या प्रेफर करेगा बताइए? 3 डिग्री एल्काइल लाइट प्रेफर disproportionation over coupling during Urge reaction। तो बेटा Urge रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा कि कपलिंग होगा? 3 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यस, समझ में आ गया ये। अगर मान लीजिए कि आपको दे देगा यहाँ पे एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको कहीं भी 3 डिग्री अल्काइल लाइट बेटा दे देगा, यहाँ पे क्लोराइड दे दिया और यहाँ पे आपको सोडियम और ड्राई ईथर दे दिया, यहाँ पे ड्राई ईथर देगा, तब बताओ तो कॉस्ट की क्या होगा बेटा? यहाँ पे ड्राई ईथर दे दिए तो बेटा ये देखो आइसोब्यूटीन आ जाएगा आपका मेजर। तो ये प्रोडक्ट आप किसके थ्रू ला रहे हो? डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू ला रहे हो कि कपलिंग के थ्रू ला रहे हो? डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू, क्योंकि आप वहां पे क्लोरीन को हटा के देखिए तो अब उसका रिमेनिंग आपका 4 कार्बन ही रहेगा। कितना कार्बन रहेगा देखिए, जैसे हटाइएगा तो कितना कार्बन रहेगा आपको चेक कर लो। 4 कार्बन, बिकॉज टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये। और टर्सरी ब्यूटाइल से आप होमोलैटिक फिजन कर दीजिए, वहां पे क्लोरीन को आप इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन करके फिर इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करके फिर रेडिकल बना के फिर चेक कर लो आप। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आपके पास CH3 और ये CH3, देखो ये क्या था, ये होगा आपका ये CH3, ये CH3 है और ये CH3 फेरिकल है। और दूसरा का ये लूंगा CH2, CH3, CH3, ये फेरिकल है। बेटा यहाँ से क्या होगा, ये फेरिकल यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये पेयरिंग कर लिया। तो देखो प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आपका, चेक कर लो। एक तरफ आ रहा है आपका, देखो एक तरफ आ रहा है आपका 2 मेथाइल प्रोपेन, एक तरफ आ रहा है आपका 2 मेथाइल प्रोपीन। चेक कर लो। सर ये ये क्या जो देखो, सर ये जो हाइड्रोजन को लेगा सर, वो ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब वो किसी भी डिग्री का हो सकता है ना? नहीं नहीं, ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी ऊर्ज रिएक्शन करवाते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पास जहां भी होता है, जहां भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, वो हमेशा याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक्टिवेशन एनर्जी होता है, डिमांड जो होता है बहुत लो होता है। इसीलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पाथ का प्रोडक्टिविटी हमेशा लेस होता है, याद रखिएगा। प्रोडक्टिविटी हमेशा लेस होता है। इसीलिए कभी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस जितना भी होता है उसमें अगर फ्री रेडिकल हम लोग कहीं भी प्रोपगेट करते हैं, साइड चेन में बहुत सारे प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी होता है, डिमांड बहुत कम होता है, बहुत फास्ट होता है रिएक्शन क्रिटिकल। इसलिए क्रिटिकल मैकेनिज्म में जब देखोगे आप वहां पे एक ही साथ बहुत पैरेलल बहुत सारा रिएक्शन रन करता है, लेकिन कौन कहाँ पे डोमिनेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू आपको सिचुएशन चेक करना है। मैंने क्या बोला, 3 डिग्री के केस में जाएंगे तो सिमेट्रिकल अल्केन तो बनेगा, लेकिन आपका प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन का, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। सर ऐसा नहीं बोल नहीं नहीं, रहा, हाँ, सर मैं बोल रहा था ऐसा कि सपोज बहुत सारे एल्कीन ही बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं, तो क्या मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगा? नहीं नहीं, फिर से 1 मिनट रुकिए, इसको लिखने दीजिए और फिर मैं बता ठीक है देता सर। हूँ आपको। 1 मिनट लिखने दीजिए, समझ में आ गया प्रोडक्ट कैसे बनाइए। चलो, हाँ सर। हाँ चल, हाँ चलिए, क्या क्वेश्चन था बताइए तो सुमित। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि किसी भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में तो यहाँ पर जो एल्कीन फॉर्म होगा उस रिएक्शन के बाद, सर वो क्या मोर मतलब टीसीपी होगा, मोर स्टेबल एल्कीन होगा? मोर स्टेबल लिखिए नहीं, नहीं नहीं, जिस टाइप का आपका वहाँ पे प्रेडिकल बनाएंगे उसके बाद यहाँ पे रिएजमेंट ऑफ प्रेडिकल का रिएजमेंट आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो जहाँ पे बेटा हम्म। प्रेडिकल बनाएंगे उसके बाद से वहीं से आप हाइड्रोजन को ये ऐसे करके लाना ताकि आपको मोर स्टेबल प्रेडिकल बने, ये मोर स्टेबल एल्कीन बने, ऐसे ही सोचना। अच्छा ठीक। ठीक है सर। अगर मान लीजिए पे प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं ना, अब वहां पे देखिएगा कि बीटा हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पे अगर कहीं कहीं हाइड्रोजन है तो उसी बीटा हाइड्रोजन से रेडिकल को टैप करना जहाँ पे आपका क्या वो सिमेट्रिकल बनेगा। अब वैसे भी सुमित सोचो कि 2 डिग्री 3 डिग्री अगर मान लीजिए पोजीशन होगा तो 3 डिग्री से टैप करोगे तो ज्यादा सब्स्टिट्यूट बनेगा। हाँ सर। तो 3 डिग्री का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक होता है होमोलैटिक फिजन।
तो उसी से क्यों नहीं टैप करेंगे आप? ठीक है सर। तो ये याद रखिएगा। और एक होता है आपका, देखो और बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन है, बताओ इसमें अगर मान लो सोडियम और ड्राई ईथर देंगे तो इसमें भी तो रिएक्शन होगा, होगा। लेकिन यहाँ पे बेटा साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। रीजन क्या होता है सुनो, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होता है ना विद इन मॉलिक्यूल्स, वो बहुत फास्ट होता है। और जब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करवाओगे ना, तो आपका देखना कि 1 2 पोजीशन में एल्कीन बन जाएगा। वहां पे आप कपलिंग मत करवाना, याद रखोगे। हाँ सर। तो 1 2 डायलाइड याद रखिएगा कि वीक डायलाइड जो होता है ना, वीक डायलाइट पे जैसे आप ऊर्ज रिएक्शन करवाओगे, ऊर्ज रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट ऊर्ज रिएक्शन, ये ड्राई ईथर लेके जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो आप हमेशा क्या बनवा देंगे, एल्कीन बना देंगे। याद रखोगे। सर माइनर भी कुछ कपलिंग नहीं। नहीं नहीं, कपलिंग का यहाँ पे देखो क्या होगा, रीजन क्या होगा बता रहा हूँ आपको। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे रेडिकल बनाएंगे, और खुद से सोचो कि नहीं नहीं, कपलिंग के लिए उसको दो मॉलिक्यूल को कॉलिजन करना पड़ेगा कि नहीं, बताइए। हाँ सर। करना पड़ेगा। तो जब तक वो दोनों एक दूसरे के पास आएगा, उससे पहले ये इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन पेयर करके वहां पे एल्कीन बना के भाग जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट कार्बन पे जब भी आप रेडिकल बनाते हैं तो वो हमेशा एडजेसेंट कार्बन से ही स्पिन पेयर करके वो भाग जाते हैं। जैसे कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा, 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पे जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपने देखा एल्कीन एल्कान आया होगा, याद करो, एल्कीन एल्कान आया होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा 1 2 पोजीशन पे कहीं भी रेडिकल बनता है 1 2 पोजीशन पे, तो प्रेफर द स्पिन पेयर टू फॉर्म द एल्कीन्स। याद रखोगे। हाँ, इसके अलावा कपलिंग का भी प्रोडक्ट आएगा, ऐसा नहीं कि जितना भी आप बना रहे हो सबका सब आपका क्या होगा, स्पिन पे ऐड कर लेगा, तो उस कपलिंग का भी होगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आएगा आपका एल्कीन आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एल्कीन आ जाता है उसमें। और क्या याद रखिएगा, ऊर्ज रिएक्शन, और देखिएगा कभी भी अगर ऐसा देगा आपको, इस तरह का कंपाउंड अगर दे देगा, इस तरह का कंपाउंड, यहाँ पे अगर ऊर्ज रिएक्शन अगर करवाएगा आपसे, आप इंट्रामोलिकुलर ऊर्ज बोलते हैं इसको भी, क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रामोलिकुलर, तो इसमें साइक्लाइजेशन आता है। क्योंकि देखो फ्रेडिकल आप यहाँ पे बनाओगे, फ्रेडिकल यहाँ बनाओगे, दोनों फ्रेडिकल में क्या होगा, कपलिंग हो जाएगा, तो क्या होगा, सेक्लाइजेशन होगा कि नहीं बेटा, बताओ। हाँ सर। तो सर याद रखिएगा। 3 कार्बन का है तो चेन। नहीं नहीं, 4 कार्बन का है, देखिए ना 4 कार्बन है आपका, देखिए ना 1 2 3 4 कार्बन का, चेक कीजिए, 1 अच्छा अच्छा वो 2 हाँ 3 ठीक है। 4। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका 1 4 1 5 1 6 1 3 कहीं भी अगर डायलाइड होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन लीड टू फॉर्म सेक्लाइजेशन, याद रखोगे। तो मैं लिख देता हूँ वहां पे 1 3 या 1 4 या 1 5 या 1 6 कहीं भी डायलाइट्स होगा, डायलाइट्स, अब वहां पे आप कभी जिंक भी ले लेगा, कभी सोडियम भी ले लेगा, और ड्राई ईथर देगा, तो हमेशा क्या करोगे आप, साइक्लोअल्केन्स बना देना, कर लोगे। और इस प्रोसेस का डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है ना, इंट्रोपी फैक्टर होता है। साइक्लाइजेशन से इंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइक्लाइजेशन से एंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये सब जो प्रोसेस होता है ना आपका, ये प्रोसेस एंट्रोपी कंट्रोल स्पॉन्टेनिटी होता है। जो आपका लेवल का चीज नहीं समझना, आप सीधा याद रखना, 1 3 1 4 1 5 से क्या करोगे आप, साइक्लाइजेशन, 1 2 से क्या करोगे, एल्कीन, और सीधा एक अल्काइल लैटेगा तो कपलिंग, 3 डिग्री होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, इतना याद रखोगे, इसी पे क्वेश्चन आपका बहुत सारा भरा होगा। फिर से सुनो, मैं एक समराइज करके बता रहा हूँ। अगर मोनो अल्काइलाइट्स होगा 1 डिग्री 2 डिग्री, तो क्या प्रेफर करोगे, कपलिंग। कपलिंग। 3 डिग्री अल्काइल होगा तो क्या करेंगे मेजरमेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन, अल्कीन। एल्कीन। अगर अगर मान लीजिए देखो 1 2 पोजीशन पे रहेगा, जेमिनल डायलाइड अल्कीन। होगा, सॉरी विसिनल डायलाइड होगा, तो आप क्या करेंगे, एल्कीन विसिनल में। इंटरग्रेटिव। आज विसिनल में, आज जैसे आपको 1 3 1 4 1 6 कहीं भी मिले तो इंट्रामॉलिक्यूलर, हाँ तो क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लाइजेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्कीन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं इसको, इंट्रामॉलिक्यूलर
ऊर्ज रिएक्शन है ये। तो इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन में क्या करवा देंगे आप? साइक्लाइजेशन। याद रखो ये सब कन्वर्जन में काम देगा आपका। तो ऊर्ज रिएक्शन समझ में आ गया। एक 11th में आपने पढ़ा होगा कोरेहोस सिंथेसिस, याद करो। सर गिलमैन। कोरेहोस सिंथेसिस। अब बताइए कोरेहोस सिंथेसिस जब लेते हैं हम लोग, तो कोरेहोस सिंथेसिस में क्या बनाते हैं हम लोग? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? दोनों तो दोनों बनते हैं। दोनों बनते हैं। दोनों बन बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। एल्केन्स। बट मेथेन नहीं बना सकते हो आप, क्योंकि कपलिंग के थ्रू यहाँ भी आएगा ना, तो फिर मेथेन कहाँ से लाएंगे? आप खुद से बताइए मेथेन कहाँ से आएगा? एक से ज्यादा होना चाहिए। नहीं ये तो अब गिलमैन के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे, गिलमैन में ही तो दो आ गया अल्काइल ग्रुप। नहीं नहीं, ये समझ में आया आपका। सिमेट्रिकल एल्केन आएगा। बताइए प्रोपेन बनेगा कि नहीं? यस प्रोपेन बनेगा। पेंटेन बनेगा कि नहीं? बताओ पेंटेन भी बनेगा। हाँ सर। अगर इस टाइप का कंपाउंड बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, सब बताऊंगा आपको। कोरेओसिंथेसिस समझ में आएगी क्या होता है ये कोरेओसिंथेसिस? मतलब क्या बनता है सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल एल्केन दोनों। और परसेंट यील्ड जो होता है इसका, परसेंट यील्ड ये हाई होता है, और जबकि परसेंट यील्ड ऑफ ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है? लो। देखो इसमें सुनिएगा स्टेप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं हम लोग लिथियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा क्या बनेगा? अल्काइल लिथियम बनेगा। बनेगा कि नहीं बता दो। जी सर। अब स्टेप टू में क्या होगा कि ये अल्काइल लिथियम जो होगा, अल्काइल लिथियम आपका स्टेप टू, ये अल्काइल लिथियम जो होगा आपका, आप क्या करेगा देखना ये क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये बना देगा लिथियम डायल्काइल क्यूप्रेट। लिथियम डायल्काइल क्यूप्रेट। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको याद क्या रखना मैं बता रहा हूँ। जेईई में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा है इस ईयर में, देखा मैंने। डायल्काइल क्यूप्रेट, इसी को बोलते हैं जिल्मन रिएजेंट्स। गिलवान रिएजेंट आपने पढ़ा होगा। सुनो अब क्या होता है। स्टेप थ्री क्या होता है देखिएगा। आपको लर्न करना लिथियम देखो आपको क्या करना है ना, आप लर्न करके याद रखो। 11th में पढ़ा है तो मैं भी बता रहा हूँ फिर से, कि आप याद रखो लिथियम डायल्काइल क्यूप्रेट। आप सिर्फ ये याद रखो, दिमाग में सेट कर लो। लिथियम डायल्काइल क्यूप्रेट यूज्ड इन कोरेहोस सिंथेसिस। आपने स्टेप टू तक में लिथियम डायल्काइल क्यूप्रेट आपने बनाया, लेकिन आप याद रखो लिथियम डायल्काइल क्यूप्रेट। बेटा ग्रिग्नार्ड क्या था? सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, या सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस? याद करो। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ से क्या सुनिए। नहीं नहीं, आपको जब बताए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अल्काइल लिथियम बताए थे, वो क्या था? सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था कि नहीं? वो बताइए। जी सर। अनिल बताइए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्गर बेस, बताए थे। अब देखो यहाँ पे अल्काइल लिथियम, आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम में अब क्या होगा कि जैसा आपने अल्काइल लाइट लेके आपने लिथियम अल्काइल क्यूप्रेट बनाया SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, वैसा ही अगर आपने अल्काइल लिया तो देखो यहाँ पे अल्काइल आ गया। तो बताओ सिमेट्रिकल आ रहा है कि अनसिमेट्रिकल आ रहा है बेटा यहाँ पे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल। और अगर मान लो कि R प्राइम एक्स लिया आपने, तो आप खुद से देखो ये अल्काइल लाइट और ये अल्काइल लाइट दोनों डिफर कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप। तो आपका क्या बना, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिक। अनसिमेट्रिकल। नहीं बेटा ये आपका हो गया अनसिमेट्रिकल। देखिए आप अनसिमेट्रिकल है ये।
और ये क्या है आपका सिमेट्रिकल। देखो खुद से सुन लो कि लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट में जो अल्काइल था, लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट में जो अल्काइल था, उसी अल्काइल को मैंने अल्काइल लाइट में रखा था, आपका सिमेट्रिकल आ गया। लिथियम डाइल्काइल लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट में जो अल्काइल था, और ये जो अल्काइल लाइट का मैंने अल्काइल ग्रुप को अगर वैरी करवा दिया तो यहाँ पे क्या बना, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। अब बेटा ये प्रोसेस हमेशा याद रखिएगा होता है SN2। अब बताओ SN2 के लिए अल्काइल लाइट जो लोगे कोरियोसिंथेसिस में, दैट शुड बी द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होना चाहिए आपका? 1 डिग्री। 1 to 2 degree। डिग्री। 1 to 2 डिग्री। 1 डिग्री भी होना चाहिए, 2 डिग्री भी होना चाहिए, लेकिन 3 डिग्री पे क्या प्रेफर करवा देगा? इसे एलिमिनेशन। नॉन, सॉरी, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करवा देगा। यस। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, आप एक चीज हमेशा याद रखिए, कैसे SN2 होता है ये मैं बता देता हूँ। ये देखो ये अल्काइल लाइट्स है, लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट लाएंगे तो इसमें क्या होगा कि कॉपर पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव बेटा बताओ? नेगेटिव। इस पे होता पॉजिटिव। तो किसी मेटल पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन पे डोनर होगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे कौन सा मैग्नेट दिखा रहा है, SN1 या SN2 दिखा रहा हूँ? SN2। SN2। इधर से LX आ जाएगा आपका, इधर तो अल्काइल कॉपर आपका रह गया यहाँ पे। तो कौन सा मैग्नेट दिख रहा है, SN1 या SN2? वन। आप खुद से बताइए। फॉर बेटर yield, RX मस्ट भी क्या होना चाहिए, 1। प्राइमरी अल्काइल लाइट्स। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा वो दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। देखो फॉर एग्जाम्पल बताइए बेटा, यहाँ पे CH3 Br लिया मैंने, ऐसे ही पे मैंने क्या किया, डाइमेथाइल लिथियम कॉपर लिया, सभी थर्म होता, तो बताओ क्या बनेगा? प्रोपेन और प्रोपेन। ब्यूटेन। प्रोपेन। प्रोपेन बनेगा। क्यों बनेगा? तो देखो बेटा यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ का एक ही अल्काइल ग्रुप आप उससे अटैच करवाइएगा, देखिए एक ही मेथल जाएगा ना उस पोजीशन पे, तो क्या बनेगा? प्रोपेन ही बनेगा ना बेटा। देखो। ओके और बताइए, ये अल्काइल साइक्लोहेक्सेन, देखो यहाँ पे हेक्साइल क्लोराइड लिया, और मैंने यहाँ पे डाइमेथाइल लिथियम कॉपर लिए, बेटा बताओ क्या बनेगा? मेथाइल ग्रुप दे देगा कि नहीं? सर टोलुइन। हाँ सर, टोलुइन। टॉलुइन नहीं, ये मेथाइल साइक्लोहेक्सेन है, मेथाइल साइक्लोहेक्सेन है, हाँ टॉलुइन नहीं है। ओ सॉरी। हाँ हाँ। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जनरली आपने क्या देखा था, विनाइलिक पोजीशन पे कभी देखे थे रिएक्शन होते हुए, बताइए? नो। लेकिन यहाँ पे विनाइलिक पोजीशन पे भी रिएक्शन करवा देता है गिलवान रिएजेंट। तो क्या बनेगा आपका बता दो? ये अंशु याद रखिएगा आप लोग, आपको जब हिमांशु पांडे बनाओगे तो क्वेश्चन मिलेगा, गिलमन रिएजेंट अगर लेगा तो विनाइलिक पोजीशन पे भी रिएक्शन करवा देता है ये। और रिएक्शन जो होता है हाईली स्टेरियो स्पेसिफिक होता है। सुमित आप देखो क्वेश्चन, अगर आपका सिस आइसोमर्स होगा तो सिस आइसोमर बनाएगा ये, ट्रांस नहीं। मतलब सर मान लेकिन लो ये यहाँ पे, मान लीजिए एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, आप एक चीज देखिएगा वहां से समझ में आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे H है ये, और यहाँ पे मान लीजिए कि हाइड्रोजन दिए, यहाँ पे ब्रोमीन दिए, तो आप क्या बोलोगे, इसको ट्रांस बोलोगे? हाँ सर। हाँ सर। ट्रांस बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट से मैंने इसको ट्रीट कर दिया, तो जिस ब्रोमीन पे था उसी ब्रोमीन पे उसी प्लेन पे जाकर वो अटैक करके छोड़ देगा, मतलब पूरा से पूरा ट्रांस ही आएगा, सिस नहीं आने वाला है आपका। तो रिएक्शन क्या होता है, स्टेरियो स्पेसिफिक होता है, हाईली स्टेरियो स्पेसिफिक होता है। तो आपको अगर को बोलेगा कोरियोसिंथेसिस विनाइलिक पोजीशन, तो बोलने के यस, विनाइलिक पोजीशन आल्सो प्रेफर फॉर द कोरियोसिंथेसिस। मतलब लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट हाईली
हाईली केमोसेलेक्टिव फॉर द अल्काइल, ये क्लोरीन ये हैलाइड हैलोजेंस, जैसे उसको कहीं भी मिलता है वहां पे रिएक्शन करवा देता है ये। आई सर बात लेकिन समझ में? फिनाइलिक फ्री करता रेडिकल कैसे? तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, तो मतलब नहीं 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 नहीं, ये जो रिएक्शन बताया आपको, जब नॉर्मल अल्काइल पे रिएक्शन करवाएंगे, नॉर्मल अल्काइल पे जब करवाइएगा आपका सैचुरेटेड कार्बन पे, तो आप वहाँ पे स्ट्रिक्टली वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म लीजिएगा। और जैसे फिनालिक पोजीशन पे गया यहाँ पे, तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, लेकिन उसका मैकेनिज्म अभी भी बहुत अनसर्टेन है, लेकिन वहाँ पे हाईली स्टेरियोस्पेसिफिक होता है ये। आई बात समझे? तो इतना ही याद रखो कि कहाँ पे रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा, वही याद रखिए। मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछेगा कोई, मैकेनिज्म पूछेगा तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही मैकेनिज्म है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे, sp2 कार्बन पे बता रहा हूँ, तो ये SN2 नहीं हो सकता ये। आई बात समझ में? जी। हाँ सर। और कहीं भी रहेगा विनालिक पोजीशन, वहां पे रिएक्शन करवा दीजिएगा। तो ये कोरियोसिंथेसिस, आई बात समझ में? हाँ सर, सर मेरे को एक वुड्स में एक डाउट था। अब बताइए। सर वुड्स में अगर 17 पे हैलाइड डाई हैलाइड हो तो फिर क्या होगा फिर? 17 पे लीजिएगा तो हाँ सर। वहां भी साइक्लाइजेशन होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, 7 मेंबर रिंग बनेगा आपका। रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर हाँ। जाएगा। हाँ, तो नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाइएगा, वो आपका अकॉर्डिंग टू, मान लीजिए वहाँ पे क्या करेगा आपका, कि मान लीजिए आगे प्रोसीड करेगा रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड करके बाद वहाँ पे एलिमिनेशन करवा रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है, कार्बोकेटन ला हम्म। रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग वो कंट्रैक्शन का चांस हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा। ठीक। ठीक है सर। लेकिन आप 7 पे पहले सेक्लाइजेशन करवा के ही निकलिएगा, क्योंकि रिएक्शन होगा ही वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अवॉइड ठीक नहीं है कर सकते आप। चलिए, ये सर। समझ में आ आपने गया कार्बन आयन मैकेनिज्म दिखा नहीं सर उसका, वुड्स का। इसका, ऊर्जा रिएक्शन का। हाँ सर। ऊर्जा रिएक्शन का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ज्यादा उस पर देखिएगा। ऊर्जा रिएक्शन क्या बोला था, कि अगर मान लीजिए अल्काइल लाइड है, तो बोला कि इलेक्ट्रॉन देगा ये, इलेक्ट्रॉन देगा तो चलो देगा ये, इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आया, फ्री रेडिकल ये भी इलेक्ट्रॉन का भूखा ही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये देखो कार्बन आयन आ गया। और कार्बन जैसे आ जाएगा, तब ये अल्काइल लाइड पे क्या करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो गया, देखो सिमेट्रिकल पेन आ गया, और प्लस क्या हो जाएगा आपका X-। अब बताओ ये कार्बन आयन क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल या पुअर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर, तो 3 डिग्री पे स्ट्रॉन्ग। क्या करवा देगा, सब्स्टिट्यूशन करवा देगा, एलिमिनेशन करवा देगा कि नहीं आपका। ठीक है सर। आई बात समझ में आती है? कार्बन आयन मैकेनिज्म भी होता है ये। और आज के डेट में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है कार्बन आयन मैकेनिज्म को, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को आउटडेटेड है वो। लेकिन ये जो फिर कार्बन आयन मैकेनिज्म होता है इसका ऊर्जा रिएक्शन का, आज सबसे ज्यादा इसको सपोर्ट बेसिकली कार्बन आयन मैकेनिज्म को बोल रहा है। क्योंकि कार्बन आयन मैकेनिज्म क्या होता है, देखना है यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे ब्रोमाइड्स है, और अगर मैं यहाँ पे सोडियम इन ड्राई ईथर लेंगे, तो क्या बनेगा बेटा बता दो। बनेगा ये एक्सेन, बताइए। हाँ तो सर। कैसे बना होगा, तो बना होगा ना ऐसे कुछ, मान लीजिए जैसे ब्रोमीन ले लिए, जैसे ब्रोमीन लिए, तो ब्रोमीन पे क्या करेंगे, सोडियम देंगे, तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन देते देते उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन आयन में। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन ने अटैक कर दिया, तो बताओ SN2 से क्या बनेगा, एक्सेन बन रहा है कि नहीं, एक्सेल। एक्सेन बन रहा है कि नहीं, देखो एक्सेन बन गया। और उसी पे मान लीजिए कि आपके पास अगर अल्काइल ब्रोमाइड्स होगा, इस पे अगर आपने सोडियम ईथर लेंगे, तो आपने क्या बनाया था, अल्कीन बनाया था कि नहीं, तो यहाँ भी अल्कीन बन जाएगा, देखो हाँ। कैसे, ये मेजर हो जाएगा। मैं अब बनने का तरीका क्या होगा उसको सोचो, कि आपने क्या किया होगा, यहाँ पे कार्बन आयन बनाया होगा, और ये कार्बन आयन क्या करेगा, जैसे अल्काइल लाइट पे चला गया होगा, तो देखो ये ब्रोमाइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्या क्या होगा सुनो, ये क्या क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन ट्रैप करके और यहाँ से ब्रोमीन हटा दिया, तो क्या बना है, अल्कीन बन रहा है कि नहीं, चेक करो। कौन सा एलिमिनेशन है बेटा ये, E2, E2 एलिमिनेशन है, तो क्या बनेगा यहाँ पे बता दो, अल्कीन, अल्कीन बनेगा। तो अब ये बताइए कि आपका जितना भी पॉसिबिलिटी समझ में आ गया, हाँ, पॉसिबिलिटी है हाँ सर। समझ में, बताइए आप, कि अल्काइन होगा, एल्कीन होगा कि अल्काइन होगा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए।
चलो चलो, ये समझ में आ गया आपका कि E2 ये होगा, ये E1 होगा। यस सर। Yes, sir. चलिए, चलो तो एक काम करोगे, इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, तब प्रैक्टिस करो। उसके बाद और भी कुछ कुछ कंडीशन होता है, वो क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूँ, तो आप पहले प्रैक्टिस करो। मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया आपको कि कहाँ पे एलिमिनेशन होगा, कहाँ पे सेपरेशन होगा, पूरे उसका मतलब क्या होता है, और सिमेट्रिकल कहाँ होगा, अनसिमेट्रिकल कहाँ होगा, राइट। ये याद रखिएगा। ये किसका कार्बन मैकेनिज्म है ये? वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन। What's reaction? ऊर्जा रिएक्शन का। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया ऊर्जा रिएक्शन का ये प्रपोज मैकेनिज्म है आपका कार्बन का। और सबसे ज्यादा एविडेंस इसी का मिला आज तक में, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस इसी का है। तो चलिए, मैं आप जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये आपका था क्या था, ये अल्काइल हैलाइड था। रिएक्शन विथ मेटल मैंने बता दिया, ऊर्जा रिएक्शन बता दिया। एक पता है आपको, एक फिटिक रिएक्शन होता है। फिटिक रिएक्शन होता है कपलिंग ऑफ, इसका कपलिंग होगा बताइए, कपलिंग ऑफ एराइल हैलाइड्स विथ सोडियम इन ड्राई ईथर, सेम लाइक द ऊर्जा रिएक्शन। तो क्या बनाएगा बता तो। तो ये सब याद रखो, बाइसल्फाइड। ये सब कन्वर्जन के लिए आपको, ये क्लोराइड ले लिए मान लीजिए, और यहाँ पे सोडियम देके मैंने इसको ड्राई ईथर में लेके चले गए, तो बेटा क्या हो जाएगा बताइए आपको खुद से। बाइफिनाइल। बाइफेनल। ये सब कन्वर्जन जो होगा, ये कन्वर्जन में आपका सबसे ज्यादा ये कंप्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसमें ज्यादा होता है। तो ये डाइफेनल, ये बाइफेनल जो बोलिए वही बनेगा। अब बताओ तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होगा? सर एराइलिक। एराइल विद अल्काइल। यस, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। देखो, अल्काइल हैलाइड कपलिंग ऊर्ज रिएक्शन, एराइल हैलाइड कपलिंग फिटिक रिएक्शन, अल्काइल एराइल ऊर्ज फिटिक। द कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एराइल हैलाइड्स, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्काइल बेंजीन बनेगा कि नहीं? अब अल्काइल हैलाइड से तो अल्काइल ग्रुप ही तो बेंजीन पर अटैक करवाओगे, तो क्या बनेगा? अल्काइल बेंजीन बन जाएगा आपका। सर लेकिन अगर बना सर, मतलब यील्ड तो बहुत ही कम होना चाहिए फिर। हाँ, ये सब जितना भी रिएक्शन है इसका यील्ड ज्यादा नहीं होता है, इसका बहुत कम होता है इस सबका। अच्छा। आप एक काम करो, अब सुमित एक काम कीजिए, आपके पास सबसे बेस्ट मेथड होगा फ्रेडल कप रिएक्शन, फ्रेडल कप। अब फ्रेडल हाँ कप सर, एल्काइलेशन, कब बेस्ट। हाँ उसी रूट के थ्रू हम लोग बनाते हैं अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, उसी से लाते हैं हम लोग। इस रूट से हम लोग ज्यादा नहीं लाते क्योंकि इसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम होता है, साइड चेन का बहुत सारा होता है, लेकिन नेम ऑफ रिएक्शन इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। क्या बनेगा, टॉलुइन बन जाएगा कि नहीं बेटा यहाँ पे? हाँ सर। आप इतना याद रखो कि अल्काइल हैलाइड का भी कपलिंग होता है, एराइल हैलाइड का भी कपलिंग होता है, अल्काइल एराइल का भी होता है, अकॉर्डिंग टू दैट वो नेमिंग दिया आपका ओल्फेटिक फिटिक, ये सब याद रखो। ये सब एक सिंपल इंफॉर्मेशन याद रखो। ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ेंगे आप, सोडियम डाइथर में दे रहे होते हैं, या तो कार्बोनाइल मैकेनिज्म लो या तो क्रिटिकल मैकेनिज्म, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन दोनों मैकेनिज्म होता है, लेकिन मैकेनिज्म में ज्यादा डिटेल पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है, तो ओल्फेटिक रिएक्शन का आप याद रखो कपलिंग रिएक्शन। ये था ओल्फेटिक रिएक्शन। अभी तक का जर्नी में हम लोग क्या पढ़े? अल्काइल लाइट आपको मैंने पढ़ा दिया, हेलोल्केन्स। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको हेलोरीन्स। हेलोरीन्स का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया था आपका। तो वुड्स-फिटिक का रिएक्शन में एक कोई बेंजीन डेरिवेटिव ही आएगा बेंजीन डेरिवेटिव आएगा किस में? फिटिक रिएक्शन में। उस वुड्स-फिटिक में। इसमें पता नहीं, उस फिटिक रिएक्शन में ना, वुड्स-फिटिक में हाँ। इसमें आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लीजिएगा उसके साथ उसको सीधा जोड़ के प्रोडक्ट बना लीजिए। मतलब हमेशा फिर बेंजीन डेरिवेटिव आएगा।
हमेशा बेंजीन डेरिवेटिव, क्योंकि नेमिंग करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में लाएंगे ना, इसीलिए। अच्छा ठीक से। अच्छा बताइए, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू तो आपने देखा होगा बेंजीन पे, जब हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं हम लोग किसके प्रेजेंस में, एल3 के प्रेजेंस में, बेटा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है कि नहीं? हाँ हाँ सर। और इस मैकेनिक इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ आपको भी पता है कि बेंजीन हैविंग द एरोमेटिक कैरेक्टर, दैट्स व्हाई द बेंजीन जनरली डज नॉट फेवर द एडिशन रिएक्शन। बेंजीन का ऑलमोस्ट जितना भी रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर करता होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देंगे तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देने से न्यूक्लियोफिलिक को भी फेवर कर देता है। लेकिन मैक्सिमम केस में आपने देखा होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन रिंग के पास क्या होता है कि ऑलरेडी आपको पता है कि बेंजीन रिंग के पास क्या होता है बेटा, डीलोटलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्लॉट होता है। तो डेफिनेटली बेंजीन पे अटैक कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा। इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए बेंजीन पे अब मैक्सिमम रिएक्शन जो पड़ते हैं, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हमेशा प्रमोट करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जाओगे तो अगर मेरे 11th का नोट्स होगा तो उसमें मैंने क्लियरली लिख दिया था कि कौन आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है, कौन आपका मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होता है, कौन आपका वीकली एक्टिवेटिंग होता है। फिर उसमें मैंने क्लियर कट लिखा दिया था कि डीएक्टिवेटिंग कौन स्ट्रॉन्गर होता है, कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग होता है। फिर से मैं यहाँ पे एक बार रिमाइंड कर देता हूँ मैकेनिज्म आपका क्या होगा। तो ये समझ में आया बेटा, ये क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, होता क्या है देखो यहाँ पे। बताओ बेंजीन में क्या होता है, रिलोकलाइज पे इलेक्ट्रॉन स्लॉट होता है कि नहीं प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो इस तरह से आपने एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ा होगा तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन का क्लॉट्स होता है। बताओ ऐसा नहीं पढ़े थे ये सब इलेक्ट्रॉन क्लॉट सब, जी सर। हाँ डिलोकलाइज सर। हाँ इलेक्ट्रॉन सर। क्लॉट। आप खुद से सोचो, यहाँ पे डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लॉट है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अलाउ करेगा, और कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या करेगा, उसको धक्का मार के भगा देगा, बोले भाग यहाँ से। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं हम लोग तो मैकेनिज्म जब देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले क्या जनरेट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो खुद से बताओ यहाँ पे जो लुईस एसिड आपने लिया है यहाँ पे उसका काम क्या था, लुईस एसिड आपने क्या लिया है यहाँ पे, AlCl3। एलसीएल। AlCl3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जैसे एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन हो गया ये, और ये AlCl3 आ जाएगा, वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से इसको फैसिलिटेट कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन में Cl प्लस और AlCl4 माइनस। बेटा बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका, Cl+। सीएल प्लस। Cl एल प्लस। प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल है आपका, इलेक्ट्रोफाइल हो गया आपका Cl प्लस। आप बता दो इलेक्ट्रोफाइल लाने के लिए आप किसका हेल्प लिए, AlCl3 का हेल्प लिए कि नहीं। आपको क्या लगता है कि AlCl3 अगर नहीं लेते तो इलेक्ट्रोफाइल कभी जनरेट कर पाते आप, नो। तो आप हमेशा याद रखिए क्लोरीन को या ब्रोमीन को ब्रोमिनेशन करो या क्लोरीनेशन करो, तो डेफिनेटली you have to proceed the chlorination bromination of the benzene reaction in presence of suitable Lewis acids। सुटेबल लुईस एसिड सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं AlCl3, उसके बाद अगर हम लोग लेते हैं तो FeCl3 भी ले लेते हैं हम लोग। ZnCl2 सब जनरली मत लेना क्योंकि उसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत लेस होता है। सबसे ज्यादा होता है AlCl3 और FeCl3 का, सबसे ज्यादा यही दो यूज करता है। हाँ बताओ तो आगे का जो मैकेनिज्म होगा उसमें क्या होगा, स्टेप 1 स्टेप 2, दो स्टेप में बताए थे आपको। देखिए क्या बताए थे, ये बेंजीन रिंग पे क्या होता है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन स्लॉट्स होता है, तो उस पर सबसे पहले बेटा अटैक करेगा कौन, Cl प्लस। थोड़ा लॉजिकली सोचो कि आप इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को लॉस करवा रहे हो कि नहीं एडिशन से। हाँ सर। हाँ यस सर। किसी का इलेक्ट्रोफिलिक मान लीजिए कोई एरोमेटिक सब्सटेंस है, ऑलरेडी वो क्या होगा, स्टेबल होगा, और उसके एरोमेटिक कैरेक्टर को जैसे ही लॉस कराएंगे तो क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगा कि नहीं, बताइए आप लोग।
इसलिए स्टेप क्या होगा, आरडीएस होगा। आरडीएस होने के बाद खुद से देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिए। अब बेटा बता दो, ये जो आपने कार्बोकेटाइन जनरेट किया, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में के थ्रू कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा ये? 3। आर यू शोइंग द कंप्लीट रेजोनेंस ओवर इंटायर रिंग या पार्शियल रेजोनेंस? Partial. पार्शियल। तो पार्शियल रेजोनेंस दिखाएंगे तो ये तो एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा, लॉस हो गया यहाँ पे। इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बेटा बता दो, स्टेप 1 में जब इलेक्ट्रोफाइल आपने अटैक करवाया तो आपका एरोमेटिक कैरेक्टर का तो लॉस हो गया। So definitely after losing the aromatic character, your tendency to gain the aromatic character as far as possible जितना फास्ट होगा। एरोमेटिक कैरेक्टर आप रिगेन करने के लिए क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करोगे कि नहीं आप? हाँ देखो, आप इसको तो रखोगे क्योंकि वो तो आया भाई। आप यहाँ से क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करवा देंगे। जैसे ही बॉन्ड को तोड़ेंगे आप तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो बताओ डीप्रोटोनेशन को असिस्ट कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा? AlCl4 माइनस। अब देखो क्या होगा, स्टेप 2 जो होगा वो स्लो होगा कि फास्ट होगा, बताइएगा। फास्ट। फास्ट होगा, फास्ट। क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या करेगा, वो रीगेन करने के लिए वो फास्ट होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, AlCl3, ये माइनस था, ये इधर से लिया, ये देखो इधर से जैसे बॉन्ड को तोड़ोगे आप, देखो क्या क्या बनेगा आपका। ये बेंजीनिंग बन गया आपका विद क्लोरीन, इधर से HCl आ जाएगा और इधर से LCl3। बताओ LCl3 किसके तरफ वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट की तरफ वर्क कर रहा है कि नहीं बेटा? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन? डीप्रोटोनेशन। हाँ, डीप्रोटोनेशन में कौन हेल्प किया आपको? एल AlCl, AlCl4 माइनस। सॉरी एल से अब देखो, अब आपने 11th में पढ़ा होगा फ्रेल का रिएक्शन, वो भी मैं थोड़ा बता दूंगा यहाँ पे। फिर आपने पढ़ा होगा 11th में सल्फोनेशन, आपने पढ़ा होगा फ्रेल का पेल्कालेशन, एसाइलेशन। मोर और लेस जितना भी रिएक्शन होता है सबका मैकेनिज्म वैसे ही होता है कि नहीं, बताओ आप लोग। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लो, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीनिंग पे अटैक करवाओ, दैट विल बी द स्लो स्टेप, लास्ट स्टेप विल बी द फास्ट, बिकॉज टू रिस्टोर एरोमेटिक कैरेक्टर। आई बात समझ में, कॉपी की बताइए। हाँ सर। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल था। अब ये खुद से बता दो कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बेटा, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग? डोनेटिंग। Donating. मीटिंग रूम। Donating. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, फास्ट। ठीक है। हाँ, अब एक काम करेंगे, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, देखिएगा। अगर मेरे को टॉल्यूइन मिलेगा यहाँ पे, CH3 क्या होता है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, बेटा बता दो। एक्टिवेटिंग। Activating. एक्टिवेट। अब मैंने Br2 लिया और आयरन स्क्रैप ले लिए। आयरन स्क्रैप के जैसे कंटेक्ट में Br2 को लाएंगे अंडर द सुटेबल कंडीशन तो वो क्या बना देगा, FeBr3 बना देगा। और FeBr3 जैसे बन जाएगा तो फिर तो वो Br2 जो अनरिएक्टेड होगा उस पर अटैक करके क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट करवा लेगा वो। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 बेटा ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, बताओ आप लोग खुद से। ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बताइए स्टेरिक टेंडेंसीज कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे। ऑर्थोपैरा। सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड साइट कहाँ रहेगा, तो पैरा पोजिशन। तो ये क्या होगा, मेजर या माइनर? मेजर। और ऑर्थो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपको बताइए, माइनर। माइनर। अब एक काम करोगे, यहाँ पे ये समझ में आया कैसे आयरन स्क्रैप का, मैंने बताया आपको कि Fe जो होता है ये Br2 से रिएक्ट करके बना देता है FeBr3।
अब होता है क्या कि आप बोलोगे कि FeBr3 क्यों बना है, वो Fe2+ क्यों नहीं बनाया, Fe2+ क्यों नहीं बनाया? एटमॉस्फेरिक, आपका एटमॉस्फेयर जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर होता है, फेरस को उड़ान ही नहीं देता, उसको ऑक्सीडाइज करके फेरिक में लेके चला जाता है। जैसे फिर इस पे ये Br2 पे अटैक करेगा बेटा, तो क्या बनेगा, Br+ FeBr4- बनेगा कि नहीं? फिर आगे रिएक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? और तो फॉर रिएक्टिंग मेटा रिएक्टिंग का ये देखो, एक और क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ आपको। बेटा अगर CH3 लेंगे और Cl2 और डार्क लेंगे, रिएक्शन होगा? बताइए। नहीं नो होगा सर, रिएक्शन। नहीं। नहीं। नो रिएक्शन। और अगर मान लीजिए आपने Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में लेंगे, तो कहाँ पे जाएगा, बेंजालिक पोजिशन पे। Benzylic. हम्म, अब बता दो तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक? रेडिकल सर, Free radical. रेडिकल। यस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा साइड चेन में, अगर देखिए Cl2 हीट लाइट देके देगा, तो समझना कि क्लोरीनेशन करवा रहा है आपका एलाइलिक बेंजाइलिक पे। और जैसे देखना कि Cl2 के साथ अगर एनहाइड्रस Cl3 या FeCl3 ले लिया, तो समझ लो कि Allylic. आप वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके सीधा करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कहीं भी Cl2 के साथ FeCl3 दिखा, Cl2 के साथ एनहाइड्रस ClCl3 देखा, Cl2 के साथ आयरन स्क्रैप अगर दे देगा, या Br2 के साथ भी ये काम करेगा, तो समझ लेना कि आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर पाओगे वहां पे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किए तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने ना आयरन लिया, ना FeCl3 लिया, ना आपका AlCl3 लिया, तो फिर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएंगे। तो फिर आप लाइट के प्रेजेंस में आप दिखाएंगे साइड चेन पे रिएक्शन, कहाँ पे, बेंजालिक पोजीशन पे। और वो भी आपका डार्क में अगर दे देगा, तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा। यही बात समझ में? স্যার, चलो एक आप बताइए। হ্যাঁ, বলছিলাম যে ওই Fe+Br2 ওই ব্যাপারটাতে মানে Fe2+ হচ্ছে না কেন, ওইটা আরেকবার বোঝাবেন? আরে বাবা, এটা দেখ, এটা Fe2+ হয়ে যাবে। হ্যাঁ। এটা Br2 কি হয়, অক্সিডাইজিং এজেন্ট। হ্যাঁ, হ্যালোজেন কি হয়, এটাকে অক্সিডাইজিং 3+ এজেন্ট। করে দেব। হ্যাঁ। মানে দেখবা, অক্সিডাইজিং এজেন্ট আছে, হ্যাঁ। তাহলে এটা আয়রন কি হয়ে যাবে, Fe দেখে Fe2+ অক্সিডাইজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হয়ে যাবে। আর অ্যাটমসফিয়ার কি আছে, অক্সিজেন আছে। হ্যাঁ। তাই জন্য অ্যাটমসফিয়ারিক অক্সিজেন কি, অ্যাটমসফিয়ার কি আছে, অক্সিডাইজিং নেচার। হুম, অক্সিডাইজ। আর এটা কি হয়ে যাবে, এরিয়াল অক্সিডেশন হয়ে যাবে, এরিয়াল অক্সিডেশন হয়ে যাবে Fe3+। বুঝেছি। अरे आप देखोगे, आपने देखा होगा सुमित, आपने पढ़ा होगा मोहर सॉल्ट हम लोग लेते कहाँ पे, सॉल्ट एनालिसिस में, ये एनालिसिस में लेते मोहर सॉल्ट। हाँ सर, हाँ। आपने देखा होगा कि टाइट्रेशन जब करते हैं हम लोग फेरस का, तो फेरस सल्फेट नहीं लेते हम लोग लेते मोहर सॉल्ट लेते हैं हम लोग। रीजन क्या होता है कि मोहर सॉल्ट का एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होता, और अगर फेरस सल्फेट लेंगे तो फेरियस सल्फेट का एरियल ऑक्सीडेशन होता है। एरियल ऑक्सीडेशन फेरस टू फेरिक को रोकने के लिए आप मोहर सॉल्ट यूज करते हैं टाइट्रेशन में। हाँ सर, ठीक। डाइवर्सन हम्म। मोहर सॉल्ट यूज करने का वही पर्पस होता है कि टू अवॉइड द चांस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन। आप खुद से सोचो, KMnO4 का आप टाइट्रेशन पढ़ने जा रहे हो, आप फेरस को फेरिक अगर एयर कर देगा, तो फिर KMnO4 तो देखते ही रह जाएगा कहाँ गया फेरिस। इसीलिए एरियल ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए वहां पे लिया जाता है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में स्टेबल होता है, इसलिए वो KMnO4 उसको वर्क कर पाता है। तो कहीं भी रहेगा तो आयरन स्क्रैप तो समझ में आ जाएगा ना क्या होगा प्रोसेस। और देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, देखना। CH3 लिए ICl AlCl3 लेंगे तो क्या बनेगा, आप भी जानते हो इस चीज को, जानते हैं आप लोग, बताइए। मेजर पैराफॉस्फेट। मेजर बनेगा। मेजर बनने का पर्पस क्या है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन है ये। आप खुद से बताइए, AlCl3 को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगा, क्लोरीन पे। क्लोरीन के साथ वो कोऑर्डिनेट किया आपका, ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन होगा, I+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और फिर यहाँ पे AlCl4
माइनस बनेगा। तो बताओ कौन अटैक करेगा रिंग पे, आई प्लस या सी एल प्लस? आई प्लस। आई प्लस। आई सी एल देगा तो क्या बना देगा, आयोडोबेंजीन। और सी एल टू देगा तो क्या बनेंगे, क्लोरोबेंजीन। बी आर टू देगा तो क्या बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन यू कैन जनरेट थ्रू द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? सर ये इंटर हैलोजेनिक कंपाउंड में, सर ये उसके एब्सेंस में, सर एल के एब्सेंस में नहीं होता। किसके प्रेजेंस में, फिर से बताइए। सर सपोज मैं एक इंटर हैलोजेनिक कंपाउंड लेता है ऐसा ही, और एल नहीं लेता हूँ, तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। मतलब डायरेक्टली आई सी एल लेते हाँ सर। तो लेते तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ज्यादा नहीं रहेंगे, तो उसको पोलराइज करने में टाइम लगेगा कि नहीं, बताओ। हाँ सर, टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप उस पे अब आपके ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा दीजिए तो उसको पोलराइज करके बिना एल का भी अटैक करके चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन ठीक डोनेटिंग ग्रुप लेंगे, स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग तभी होता है ये सब। ठीक है सर। चलिए टू लिखिए, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से भी बनाते हैं हम लोग किसका, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। अब देखो क्या होते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले ये बताओ, थ्रू द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया कैसे बनाते हैं क्लोरोबेंजीन, ये पढ़ाए हुए थे 11th में। जी सर। কারণ এটা বুঝেছিস কি করে হবে হ্যালোজেনেশন, ওটা অ্যারোমেটিক ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন। यस सर बुझेছি। अब देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट। और बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डाइजोनियम सॉल्ट का, इतना इंपॉर्टेंट है कि 12 के एग्जाम लो पूछता ही है, कंपटीशन लो 100% गारंटी लेता क्वेश्चन आता है। मतलब कि 11th के एग्जाम में, 12 के एग्जाम में भी आता है ये, और ये आपका 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका कंपटीशन के एग्जाम में आना ही आना क्वेश्चन है। नीट का क्वेश्चन लो, जेई का क्वेश्चन लो, या जेई एडवांस का क्वेश्चन लो, एक क्वेश्चन फिक्स है इस पार्ट से। तो इसका पढ़ो, सुनो क्या होता है डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट से बनाने से पहले मैं पढ़ाऊंगा डायजोनियम सॉल्ट होता है क्या, बनता है कैसे। ठीक, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने थोड़ा ब्रीफली लेके लिया, देखो क्या होता है। बेटा ये क्या है आपका NH2 एनिलीन बोलते हैं कि नहीं इसको हम लोग। हाँ सर। और एनिलीन को क्या करते हैं हम लोग, एनिलीन को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट से, और HCl का मिक्सर आता है। नाइट्रस एसिड का रिएक्शन है एक्चुअली ये, HNO2 का। लेकिन HNO2 क्या होता है, थर्मली लेस स्टेबल एसिड्स होता है ऑफ नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई इन सितु फॉर्मेशन होता है HNO2 का। हमेशा रिएक्शन के लिए क्या लेंगे, सोडियम नाइट्राइट लेगा आपका NaNO2 और HCl, तो ये याद रखेंगे, दिस टू आर नाइट्रेटिंग एजेंट। नाइट्रोजेटिंग एजेंट होता है, मतलब नाइट्रेशन नहीं करवा रहे हम लोग पे, डाइजोटाइजेशन करवाने के लिए ला रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर लेंगे बेटा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। लो 5 से कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस से जैसे आप एक्सीड कीजिएगा तो क्या होगा, वो इम्पैक्ट बता रहा हूँ। तो जैसे जाएंगे तो आप क्या करना, यहाँ पे सीधा आप क्या कीजिएगा, N2 + Cl- आप डाल देना। मैकेनिज्म क्या होता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैकेनिज्म नहीं भी याद रहेगा अगर, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट के अब सुनो, मैकेनिज्म बेटा नहीं भी याद रहे, मैकेनिज्म बता रहा हूँ लेकिन मैकेनिज्म नहीं याद रहे तो कंडीशन याद रहे कि NaNO2HCl देंगे तो क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट। इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा बताइए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड, ये होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड कन्वर्जन, इससे बहुत कुछ बनाते हैं। देखो इसको बनाने के बाद हम लोग इसको फेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे, इसी से हम लोग बेंजीन भी ला सकते हैं। मतलब कि इसको डीएमिनेशन अगर करना है आपको, मतलब कि कंपाउंड से अगर NH2 ग्रुप को आपको रिमूव करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। और डीएमिनेशन कराने का सबसे बेस्ट रूट होता है डाइजोटाइजेशन।
मतलब डीएमिनेशन से बिफोर डाइजोटाइजेशन, आफ्टर डाइजोटाइजेशन डीएमिनेशन। डीएमिनेशन करने का सबसे बेस्ट रूट होता है, इसी से हम लोग एनिलीन को कन्वर्ट कर देंगे फेनॉल में, इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग एनिलीन को कन्वर्ट कर देंगे क्लोरोबेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन में, हाइड्रोबेंजीन बना लेंगे इससे हम लोग, फ्लोरोबेंजीन बना लेंगे इससे हम लोग। तो ये सारा कुछ करोगे थ्रू डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिस्ट्री में। यहाँ पे देखो क्या है आपका, और डाइजोटाइजेशन के थ्रू जो कंपाउंड बनाते हैं डाइजोटाइजेशन, उससे बहुत सारा हम लोग इंडस्ट्रियल डाई बनाते हैं हम लोग। एसिडिक आप जो देखते हो वहाँ पे मेथाइल ऑरेंज होता है आपका, जैसे फेनोल्फथालीन, ये मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हो आप लोग। ये मेथाइल ऑरेंज भी आपका इंडिकेटर जो होता है वो डाइजोनियम का डेरिवेटिव सी होता है। आई बात समझ में? तो देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको क्या, पहले हेडिंग दो, डाइएजोटाइजेशन। तो सबसे पहले ये बता दो डाइजोटाइजेशन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, SnO2। और बेटा SnO2 आएगा कहाँ से, कौन देगा ये, एससी। कभी कभी क्या होगा कि HCl नहीं देके H2SO4 दे देगा और NaNO2 देगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी SnO2 ही बनेगा। तो देखो होता है क्या डाइजोटाइजेशन। बेटा ये किसका स्ट्रक्चर है देखना, तो मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ यहाँ पे, किसका स्ट्रक्चर है देखना, SnO2 का स्ट्रक्चर है कि नहीं है। ओके बता दो, एसिडिक मीडियम में ये प्रोसेस करेंगे हम लोग, बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में पीएच जो होना चाहिए आपका, याद रखिएगा, पीएच जो होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 2। पीएच जो होना चाहिए, ये 3 से हम लोग नीचे रखते हैं, मतलब 2.52 से नीचे रखते हैं हम लोग पीएच, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम में करवाते हैं हम लोग। क्यों करवाते हैं वो बाद में बताऊंगा, अभी सुनो। एक OH ग्रुप है एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में OH को क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा कि नहीं। प्रोटोनेशन होने के बाद नाउ दिस OH ग्रुप बिकम द पुअर लिविंग ग्रुप या बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिव। बेटर बेटर। लिविंग। तो ये चला गया। अब नाइट्रोजन पे कौन चढ़ जाएगा, पॉजिटिव। बेटा नाइट्रोजन पहले ऑलरेडी लॉन पेयर था, तो एक लॉन पेयर है। नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि नहीं, चेक कर लो आप। तो इसमें रेजोनेंस होगा, तो देखो ऑप्शन पे चला गया पॉजिटिव। अब यहाँ भी लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर है। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रो सोनियम आयन। तो बता दो, आपको बोलेगा कि इन विच वन रिएक्शन इन्वॉल्व द नाइट्रोसोनियम आयन, पे कहाँ पे आप करेंगे, डाइजोटाइजेशन में। तो बताइए HNO2 पे पहले प्रोटोनेशन करेंगे। अब प्रोटोनेशन कहाँ से आ रहा है आपका, एसिडिक मीडियम आपने HCl लिया था कि नहीं, याद करो। यस। तो इसीलिए HCl से H प्लस आ रहा है आपका, प्रोटोनेशन कर देगा वहां से, तो नाइट्रोसोनियम आयन बना। अब बेटा बताओ नाइट्रोसोनियम जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा कि निक्लोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो एनिलीन पे जाएगा, एनिलीन पे जब अटैक करवाएंगे एमीन्स पे, तो नाइट्रोजन पे लॉन्च करेगा कि नहीं वहां पे। हाँ। नाइट्रोजन पे लॉन्च पे है तो उस पर वो अटैक करेगा। अटैक करने के बाद देखो वहां पे क्या होगा, पीएच ले लिए यहाँ पे, नाइट्रोजन H प्लस, ये H प्लस आएगा आपका, और ये क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। फिर आगे जाएंगे तो ये देखो यहाँ से प्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन करेंगे, R हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये N और O। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन नाइट्रोसो एमीन, नाइट्रोसो बोलते हैं। याद करो नाइट्रोसो ऑक्साइम का टॉटोमरेज होता था कि नहीं, याद करो। नाइट्रोसो ऑक्साइम का टॉटोमरेज होता था कि नहीं, मैंने भी बताया था वहां पे। एक नाइट्रोसो कंपाउंड लिए थे, यही था एन नाइट्रोसो, इसको बोला जाता है एन नाइट्रोसो। तो नाइट्रोसो चला जाता था ऑक्साइम में, तो ये टॉटोमराइज करके चला जाएगा ऑक्साइम में, हाँ ये सही होता था में ऑक्साइम। OH आ जाएगा। ऑक्साइम आता था कि नहीं, ऑक्साइम आता था कि नहीं, याद कीजिए ऑक्साइम। आपने पढ़ा था नाइट्रोसो कंपाउंड इन एसिडिक मीडियम कन्वर्टेड टू ऑक्साइम, और ऑक्साइम आल्सो कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोसो। बट टेल मी, ऑक्साइम के पास OH आ जाएगा तो फिर एसिडिक मीडियम फिर उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा।
अरे बेटा H प्लस मीडियम लिए तो फिर तो उसमें प्रोटोनेशन हो ही जाएगा। हाँ अब प्रोटोनेशन करने के बाद जैसे ही भागेगा तो देखो क्या बनेगा, डायजोनियम कटायन बन गया ना आपका। यहाँ पे मैंने हर जगह पीएच लिया था, पीएच लेने का उसका सारा हिस्ट्री बताऊंगा इसका क्या क्या होता है, ये पीएच लेने को पहले उसका एक कंक्लूजन लेने दो, उसके मैं सारा कंडीशन बता दूंगा। ये N प्लस आएगा। इसमें बेटा रेजोनेंस होगा कि नहीं ये बताइएगा। अरे लॉन पे रहने यहाँ पे तो रेजोनेंस करवा दो ना आप यहाँ हाँ से। सर होगा। तो पीएच हो जाएगा तो N ट्रिपल बॉन्ड प्लस, इसी को बोलते हैं डायजोनियम कटायन। डायजोनियम कटायन। आप सबसे पहले बताइए, डायजोनियम कटायन का मैकेनिज्म अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन याद रखो, कब बनता है तो HNO2 के साथ। नाइट्रस एसिड बोलते हैं HNO2 को। नाइट्रस एसिड के साथ कहीं भी एनिलीन को ट्रीट करेगा तो डायजोनियम सॉल्ट बना दोगे कि नहीं, इतना बोलो पहले। हाँ सर। हाँ सर। आई बात समझ में। आप देखो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, कि मैकेनिज्म का मतलब होता है कि मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस ये होता है कि केवल लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट होता है, उसके लिए मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो वेस्ट बंगाल बंटी सिंह पूछते वो कभी बता देंगे आपको। तो ये क्या होता है कि आप 2 डिग्री एमिन पे कैसे वर्क करेगा, 3 डिग्री पे कैसे वर्क करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस टेस्ट को आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, उसके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई ग्रुप माइग्रेट नहीं कर रहा है। अगर कोई ग्रुप माइग्रेट करता है तो वहां पे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपका होना चाहिए आपके पास, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। सीधा क्या कर रहा है, नाइट्रोसोनियम अटैक कर रहा है, नाइट्रोसोनियम अटैक करके डिप्रोटोनेशन हो रहा है, नाइट्रोसो बना, नाइट्रोसो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैम में, ऑक्सैम से फिर क्या होगा, प्रोटोनेशन, दैट विल फॉर्म द ऑक्साइम। आई बात समझ में यहाँ तक। Yes. अनामित्रा बताओ समझ में आए, यहाँ पे हरकिरत बताइए समझ में आई ये बात, डायजोनियम कैसे बनेगा ये। जी सर। हम्म। अब क्या करना, अब जो बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए क्या होगा। और एलिफैटिक एमीन्स, कौन सा एमीन्स का बात कर रहा हूँ मैं, एलिफैटिक एमीन्स। तो देखो एलिफैटिक एमीन में एक होता है आपका 1 डिग्री एमीन्स, तो 1 डिग्री एमीन को ऐसे दिखाते हो कि नहीं आप लोग। हाँ। आप बोलिए ना, ये प्राइमरी एमीन्स है कि नहीं बेटा, बताइए आप। प्राइमरी एमीन्स। तो बेटा क्या होता है कि प्राइमरी एमीन्स पे अगर आपने NaNO2 और HCl का जैसे आपने रिएक्शन करवाया तो डाइजोटाइजेशन तो होगा, तो ये डाइजोटाइजेशन के बाद ये कटायन बनेगा कि नहीं आपका, ये बनेगा। ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है ये। अब तो अल्काइल ग्रुप में कार्बो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रेजोनेंस का हेल्प मिल रहा है कि नहीं, बताओ नहीं मिलेगा यहाँ। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब ग्रुप होगा, कभी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर पाएगा डायजोनियम कटायन को, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि बेंजीन रिंग अगर यहाँ पे देते, बेंजीन रिंग बेटा यहाँ पे होता, किसान बताइए, बेंजीन रिंग अगर यहाँ पे होता तो ये रेजोनेंस का हेल्प मिलता कि नहीं आपको। हाँ जी सर। सर। लेकिन बेंजीन रिंग तो है नहीं यहाँ पे। हम्म। तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल है तो ये टूटेगा कैसे, देखिएगा ये, देखिएगा किसान ये टूटे। अब देखो ना यहाँ पे एक ऐसे मुंह फाड़ के ऐसे ऐसे करके खड़ा है जाने के लिए, कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है कि नहीं, आप बताओ मेरे को। हाँ। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, केमिकली नाइट्रोजन लिस्ट रिएक्टिव होता है कि नहीं, बताओ। नाइट्रोजन हाँ ऑक्सीजन से सर कंबाइन नाइट्रोजन। करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है कहाँ पे, 2000 केल्विन पे जाके। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसका बॉन्ड एनर्जी होता है 946 किलो जूल। बेटा बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन भागने के लिए रेडी है कि नहीं, वहां से देख लो आप। हाँ सर। जब तक उसको रेजोनेंस के थ्रू अगर नहीं रोक पाएंगे तो वो भाग जाएगा वहां से, तो क्या बना देगा, कार्बोकेटाइन बना देगा। अब बताओ एक्वस मीडियम में ले रहे हो हम लोग, एक्वस मीडियम में क्या होगा, ये अल्कोहल बन जाएगा आपका कार्बोकेटाइन प्रूफ। तो मैंने बोला आपको कि एलिफैटिक प्राइमरी मीन्स पर अगर नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको,
आपको अल्कोहल मिलेगा या डायजोनियम कैटायन मिलेगा? अल्कोहल। अल्कोहल। सुनिए, एक क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जेईई मेन का भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये, और आपका आईआईटी जेईई एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव में टेस्ट में पूछा हुआ ये, कि एक फॉर्मूला दे दिया था। अब बोला था कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, how many isomers of this with formula this, how many isomers will evolve nitrogen after treatment with the nitrous acids? तो बता दो कि एमीन्स का कौन सा आइसोमर्स आपका HNO2 देने पे आपका NO2 इवॉल्व N2 इवॉल्व करेगा? एलिफैटिक 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो ये एक केमिकल टेस्ट होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मीन्स का। अगर आपके पास एलिफैटिक प्राइमरी मीन्स है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप वहां पे नाइट्रस एसिड दे दो। अगर आपका नाइट्रोजन का बबलिंग हुआ, नाइट्रोजन अगर वहां पे इवॉल्व हुआ, तो समझ लो वो आपका कौन है? एलिफैटिक 1 डिग्री। आई बात समझ में? सुनिए और बता रहा हूँ आपको। अब ये बताओ बेटा, ये 2 डिग्री या 1 डिग्री है? ये 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री पे जैसे हम लोग HNO2 देते हैं, ये HNO2 शॉर्ट में लिख दिया, ये क्या करेगा? देखो, ये RNR, ये NO बना देगा, ऐसा बना देगा ये। इसको बोलते हैं हम लोग N नाइट्रोसोएमीन। नाइट्रोसोएमीन। अब बताओ, ये एन नाइट्रोसोएमीन जो होगा, अब देखो एक चीज मैकेनिज्म देखो, देखो मैकेनिज्म देखना बेटा। जब ये NO प्लस अटैक किया था, उसके बाद ये हाइड्रोजन जब होता था तभी ना टोटोमराइज करके ऑक्सीजन में लेके गए थे। नाइट्रोसो में आपने देखा था, नाइट्रोसो एन नाइट्रोसोमीन में देखो यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है, ड्यू टू दैट हाइड्रोजन यू आर एबल टू टोटोमराइज इनटू द ऑक्सीजन। आप खुद से सोचो कि अगर 2 डिग्री मीन्स होता तो यहाँ पे अल्काइल आ जाएगा, तो टोटोमराइजेशन पॉसिबल है यहाँ पे? नो। तो कहाँ तक रुक जाएगा? नाइट्रोसो तक रुक जाएगा कि नहीं वो? हाँ सर। तो बताइए मिल जाएगा। हाँ, तो 2 डिग्री में क्या हो जाएगा? ये येलो कलर का, येलो कलर्ड का, ये येलो कलर्ड वायली लिक्विड होता है। तो येलो कलर का अगर कहीं भी वायली लिक्विड बना रहा है तो वो कौन सा मीन्स होगा? 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री। अब देखो और बता रहा हूँ आपको बेटा, इसको 3 डिग्री बोलते हो कि नहीं? अगर 3 डिग्री 3 अल्काइल रहता है तो 3 डिग्री बोलते हो कि नहीं? अब 3 डिग्री पे जब आप नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो नो रिएक्शन। तो बता दो, which one isomers of amines will not respond the nitrous acid test? 3 डिग्री। 3 डिग्री। which one isomers of amines will give the nitrogen after treatment with nitrous acid? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। आई बात समझ में? ये नाइट्रस एसिड टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर एमीन्स। आगे का टॉपिक है, मैं यहाँ पे बता दिया एक साथ। समझ में आया नाइट्रस एसिड टेस्ट एमीन्स का? बताइए आप लोग। अब सुनो बेटा, बताओ CH3 CH2 NH2, ये 1 डिग्री एलिफैटिक या 2 डिग्री एलिफैटिक? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। अगर इस पे मैंने NaNO2 और HCl देंगे तो क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा कि नहीं? नाइट्रोजन इवॉल्व होगा कि नहीं? अगर मान लो कि मैंने क्या किया यहाँ पे, इस टाइप का एमीन दे दिया आपको, देखो इस टाइप का एमीन दिए, इस पे अगर HNO2 देंगे तो क्या होने वाला है? यहाँ पे देखो, रिएजमेंट करके ये अल्टीमेटली बना देगा कि नहीं आपका? चेक करो। आप हमेशा याद रखें, एलिफैटिक प्राइमरी मीन्स डायजोटाइजेशन विल गिव अल्कोहल। स्टेटमेंट लिख दूं या समझ में आ गया कहाँ पे क्या होगा? बताइए एलिफैटिक स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट के ये तो बता ही दीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ पे, एलिफैटिक
primary amines will evolve nitrogen gas on treatment with, इसके साथ गौरी बताइए, on treatment with nitrous acids। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसको याद रखिएगा। एलिफैटिक प्राइमरी एमिन में कौन होगा, क्या इवॉल्व करेगा, नाइट्रोजन। गौरी याद रखोगे, ओनली एलिफैटिक प्राइमरी एमिन्स विल इवॉल्व नाइट्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड्स। 2 degree aliphatic amine, 2 degree aliphatic amine after treatment with nitrous acid give the yellow color while in liquid. 3 degree aliphatic, no response of nitrous acid test। कर लेंगे। अब देखो, अब ये एराइल एमिन्स का बात करते हैं हम लोग। ये बताओ, एराइल एमिन में ये एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, ये आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री। 1 डिग्री एराइल एमिन्स पे जब आप करेंगे किसका रिएक्शन, HNO2 का, तो देखो क्या देगा। HNO2 कहाँ से लाएंगे बेटा, आपको पता है, NaNO2 और HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ये लिखेगा आपका डाइजोटाइजेशन कर दिया यहाँ पे, N2 प्लस और Cl माइनस। ये बेटा क्या होता है, ये स्टेबल होता है, स्टेबल एट द लो टेम्परेचर। एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन। मतलब इसका आइसोलेशन पॉसिबल है, बताइए, इसको क्रिस्टलाइज आउट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, ये हमेशा सॉल्यूशन में ही होता है। तो कहाँ पे स्टेबल है, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे, लो पे। That's why you have to proceed the reaction at the low temperature. Temperature should be less than the 5 degrees Celsius. But benzene diazonium chloride is stable at the low temperature, but stable at the low temperature only in solution. सॉल्यूशन से उसको बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे बाहर निकालोगे तो आपको हीट करना पड़ेगा, डिकम्पोज कर जाएगा वो। ये 1 डिग्री या 2 डिग्री था, 1 डिग्री। 1 degree. आप बताइए, आप कौन आ गया, 2 डिग्री आ गया। 2 डिग्री पे जब आपने NaNO2 के साथ और HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये भी उसी टाइप का कंपाउंड बनाएगा जो 2 डिग्री में देखा था आपने। बोलो बेटा कि एनाट्रोसो, मैकेनिक, थोड़ा सोचो ना आप लोग। येलो कलर का ऑयल होता है। यहाँ तक समझ में आया, कहाँ पे डायजोनियम स्टेबल होगा लो टेम्परेचर पे, 1 डिग्री एलिफैटिक में या 1 डिग्री एरोमेटिक में, 1 degree aromatic पे. एरोमेटिक पे। और सुनिए, अगर बेटा 3 डिग्री पे जाओगे ना, 3 डिग्री पे, तो क्या होगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये बताइए आप मुझसे। नहीं होगा. नहीं होगा। NaNO2 प्लस HCl देंगे तो यहाँ पे रिएक्शन होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका NO, ये हो जाएगा आपका पारा नाइट्रोसो, NN डाइल्काइल एनिलीन। ये एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, ये बताओ। सर इस 3 डिग्री में वो हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा हमारे सेंचुरी? नहीं नहीं, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट रुकिए, मैं सारा इन्फॉर्मेशन फिर से बता रहा हूँ, सुनिएगा, फिर से सुन रहा हूँ, फिर से सुनिएगा। अगर आपने सुनिएगा, अगर आपने, अंकुर सुनिए पहले, अगर आपने एरोमेटिक ये अगर एरोमेटिक 1 डिग्री अगर लेंगे, एरोमेटिक 1 डिग्री, तो डाइजोटाइजेशन अप टू द डाइजोनियम सॉल्ट,
लो टेम्परेचर पे स्टे करेगा, रुका रहेगा वो। एलिफैटिक 2 डिग्री पे जब करेंगे, एलिफैट नहीं, एरोमेटिक 2 डिग्री पे करेंगे तो फिर आपका एन नाइट्रोसो डेरिवेटिव आएगा, येलो कलर का वैली लिक्विड आएगा। ये NR2 जो आपका यहाँ पे देखो, ये NR2 का मतलब होता है 3 डिग्री आपने लिया यहाँ पे। 3 डिग्री एरोमेटिक पे जैसे रिएक्शन करवाओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पारा नाइट्रोसो डेरिवेटिव आएगा। तो एरोमेटिक में 1 डिग्री भी रिस्पॉन्स करेगा, 2 डिग्री भी रिस्पॉन्स करेगा, 3 डिग्री रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन तीनों जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो तीनों अपने डिफरेंट वे से रिस्पॉन्स कर रहा है, इसलिए ये टेस्ट हो जाता है मीन्स का। तो आप बताइए पैरानाइट्रोसो डेरिवेटिव कौन बनाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 3 डिग्री। एरोमेटिक 3 डिग्री। कैसे करता वो मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आप बताइए, आपने देखा, कंक्लूजन लो कि डाइजोनियम सॉल्ट जो बनता है, डाइजोनियम केटन, वो किसका फीचर्स हो गया, एलिफैटिक एरोमेटिक का, एरोमेटिक का। एरोमेटिक में भी किसका, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किसका, 1 डिग्री का। इसका मतलब डाइजोटाइजेशन के थ्रू डाइजोनियम सॉल्ट जो बनाने का फीचर्स है वो किसका है, आपका एनिलीन का। हाँ। मतलब कंक्लूजन लो कि डाइजोटाइजेशन जब करवाएंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट जो बनेगा आपका, वो सिर्फ बनेगा एनिलीन का। यस सर। तो ये समझ में आ गया डाइजोटाइजेशन किसके लिए बेनिफिशियल है, एनिलीन के लिए। आप सुनो, एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखना। आप ये बताइए, ये बेंजीन रिंग जो होता है, बेंजीन रिंग, ये NR2 जो लेंगे, NR2 क्या होता है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग होता है, ये बताना। नहीं नहीं, NR2 ग्रुप जो होता है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है कि NR2 हाँ डीएक्टिवेटिंग होता है, स्ट्रांगली बताइए। एक्टिव। क्या होगा, स्ट्रांगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। हाँ अब ये सर। बताइए, आप बताइए, ये नाइट्रो पे ये जो पॉजिटिव चार्ज लेके गए थे, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का चांस है कि नहीं, यहाँ पे बताइए आप। हाँ पारा पोजीशन पे अटैक कर सकता है कि नहीं, पारा डेरिवेटिव मेजर हो सकता है कि नहीं यहाँ पे। हाँ जैसे ही आपका यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे शांति, जैसे NR आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे आपका देखो, ये H आ जाएगा, ये N आ जाएगा, आप क्या करेंगे, डिप्रोटोनेशन करेंगे, तो आप डिप्रोटोनेशन करवा दो। देखो फिर वहां से आ गया, अल्टीमेटली क्या देखा आपने, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया कैसे एक ग्रुप आ गया आपका NO ग्रुप। हाँ। किसके थ्रू आ गया, ये आ गया आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आया ये। एरोमेटिक, ये ऐसे लिखो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसी पे HNO3 देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं आपका। HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, आप बताइए। ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेगा, नाइट्रोसो जो होता है उसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, NO2 में। तो बताइए, आप समझ में आएगा डाइजोटाइजेशन किसके लिए एडवांटेज है, एनिलीन के लिए। आई बात समझ में। यस सर। आप बताओ, तो एलिफैटिक पे जाएंगे तो क्या बनाएंगे 1 डिग्री में, अल्कोहल। हाँ सर। एलिफैटिक 1 डिग्री में अल्कोहल, एलिफैटिक 2 डिग्री पे एनाइट्रोसो, एलिफैटिक 3 डिग्री नो रिस्पॉन्स। एरोमेटिक 1 डिग्री डाइजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक 2 डिग्री एनाइट्रोसो, एरोमेटिक 3 डिग्री पारानाइट्रोसो डेरिवेटिव्स, पारानाइट्रो डेरिवेटिव थ्रू एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और देखो एक चीज और बता रहा हूँ, देखिएगा, समझिए ये जो बता रहा हूँ, देखिएगा एक चीज, अच्छा ये देखना है सबसे पहले, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ते हम लोग।
डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन दो होता है। एक होता है आपका विथ इवोल्यूशन ऑफ N2, एक होगा विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2। तो ये जो आप देखते हो ना, आपने देखा होगा सैंडमेयर रिएक्शन, आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे कहीं पे, तो मैं बता रहा हूँ सैंडमेयर रिएक्शन होता है। आपने देखा होगा गैटरमैन रिएक्शन होता है। क्या होता है सब मैं बता रहा हूँ आपको। गैटरमैन रिएक्शन होता है, एक होता है बाल्सिमन रिएक्शन होता है। ये वेबजी में पूछ, ये आपका जेई में पूछा हुआ है। बाल्सिमन रिएक्शन होता है। ये जितना भी रिएक्शन होता है, ये सारा रिएक्शन होता है विद इवोल्यूशन ऑफ N2 या विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2। और एक होगा कपलिंग रिएक्शन होगा, एक होगा आपका कपलिंग रिएक्शन। डायजोनियम कपलिंग बोलते हैं उसको हम लोग। तो एक डायजोनियम सॉल्ट का कपलिंग रिएक्शन पढ़ोगे, वो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, विद इवोल्यूशन या विदाउट इवोल्यूशन? विदाउट। विदाउट इवोल्यूशन। तो सबसे पहले लिंक कीजिए डायजोनियम सॉल्ट का विद इवोल्यूशन ऑफ N2। तो विद इवोल्यूशन ऑफ N2 में वाले कौन रिएक्शन आएगा आपका बताइए? सैंडमेयर। सैंडमेयर। कर ली कॉपी? तो मैं आगे चल रहा हूँ सैंडमेयर रिएक्शन बताने, गैटरमैन रिएक्शन, बाल्सिमन रिएक्शन, ये तीनों एनसीईआरटी में दिया, तीनों के बारे में बताता हूँ। रिएक्शन। तो डायजोनियम सॉल्ट्स आपको दिख रहा है ना कि कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा, डाइजेटाइजेशन। हाँ सर। और 12 के एग्जाम में 100% गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा तो बोल देना, अपने पढ़ाना बंद कर दो, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। जेई मेन, जेई एडवांस जो भी एग्जाम देंगे, अगर क्वेश्चन नहीं तो बोलना मेरे को, मैं 100% गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन आता ही आता है। कर ली कॉपी है? सही है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ एवोल्यूशन ऑफ N2। ये रिएक्शन जितना भी होगा सब में देखना कि N2 रिमूव होगा। अब बेटा सबसे एडवांटेज क्या है इस रिएक्शन का, मैकेनिज्म आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। सबसे एडवांटेज होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन क्या लर्न करोगे, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इसमें विद इवोल्यूशन ऑफ N2 में सैंडमेयर रिएक्शन। आप ईशान खुद से बताइए, सैंडमेयर रिएक्शन का अगर इन्फॉर्मेशन आपको रहेगा तो आप क्वेश्चन बना के निकल जाओगे। सैंडमेयर का कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, सैंडमेयर का इन्फॉर्मेशन अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बना के निकल जाओगे। देखो क्या क्या सैंडमेयर रिएक्शन से क्या बनाते हैं हम लोग। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन बाय यूजिंग CuX एंड HX, ये दोनों मिला के यूज करते हैं। बताओ तो किसका मिक्सर लोगे, क्यूप्रस हैलाइड लोगे या क्यूप्रिक हैलाइड का मिक्सर लोगे आप? ना ये बोलिए बेटा, आप ये सैंडमेयर रिएक्शन में आप जब क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे और क्या बनाएंगे बताइए, ब्रोमोबेंजीन by using CuX and HX. The CuX is known as Cuprous। Cuprous सही है आपका। तो बताइए, अब आई बात समझ में, सैंडविच रिएक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, Cuprous या Cupric? बताइए। देखो, आप देखो खुद से, अगर मैंने यहाँ पे HCl रखा और Cuprous क्लोराइड रखा तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। क्या इवॉल्व होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन।
अगर मैंने यहाँ पे डायजोनियम कटायन पे सीधा N2+ लेके लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं को। अगर आपने यहाँ पे HBr रखा, CuBr रखा, तो क्या बनेगा बेटा बता दो? ब्रोमोबेंजीन क्या इवॉल्व होगा? N2। और सुनो, सैनबियर ने एक आगे क्या करके देखा, देखो, अगर आप यहाँ पे HCl लेंगे, क्यूप्रस साइनाइड लेंगे, तो क्या बनेगा आपका? नाइट्रो बेंजोनाइट्राइल। क्या इवॉल्व होगा यहाँ पे? N2। तो बताइए, याद रखोगे? डाइजोनियम सॉल्ट पे अगर HCl क्यूप्रस क्लोराइड देंगे, HBr क्यूप्रस ब्रोमाइड देंगे, HCN क्यूप्रस साइनाइड देंगे, तो क्या बनेगा? हाँ सर। और याद रखिएगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल फ्री मैकेनिज्म। रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ये। कैसे होता है वो थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन में दे देता हूँ, डिटेल इंफॉर्मेशन कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा याद रखिएगा, ऐसा नहीं देखिए। फर्स्ट स्टेप सुनो बेटा, आपको मैकेनिज्म नहीं लर्न करना है। आप याद रखो, एनिलीन से, आप याद क्या रखना, सुनो आप लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ। एनिलीन से यहाँ तक का जर्नी समझ में आ गया था आप लोगों को? जी सर। हाँ सर। ओके। एनिलीन से यहाँ तक का जर्नी समझ में आ गया था। अगर ये रीजन से दे रहे हो तो आप खुद से प्रोडक्ट नहीं बना के निकल जाओगे। हाँ हाँ सर। सर। आपसे ये नहीं, हाँ सर। आप आपसे कोई नहीं पूछेगा ये कैसे कन्वर्ट होगा आपसे। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फ्रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कैसे होता है सुनो, ये क्या होता है, डायजोनियम कैटायन होता है, ये देखो N2+ होता है ये। और कॉपर+1 जो होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर रिड्यूसिंग एजेंट्स है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनर? एक इलेक्ट्रॉन डोनर रिड्यूसिंग एजेंट्स है। जैसे दोगे तो ये क्या करेगा, ये फ्रेडिकल में कन्वर्ट होकर बन जाए एरालिक, फिर N2 आ जाएगा और कॉपर आ जाएगा +2 में। आई बात समझ में? अब बता दो बेंजीन, ये जो फेडिकल बनना है एराइलिक फेडिकल, आगे ये रिएक्शन करके और भी चेन प्रोपगेशन के थ्रू किसमें कन्वर्ट होता है? क्लोरोब्रोमोबेंजीन में। तो मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बोल रहा हूँ कॉपर का काम क्या होता है, फेडिकल जनरेट करना। अब कॉपर यहाँ पे कॉपर+1 किसके तरफ वर्क कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट या 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन। तो बस इतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे आपको। तो बताइए, सैंडविच रिएक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। सर ओके। इसलिए फ्री रेडिकल होता है तो इसलिए शायद I2 मतलब HI से नहीं कर सकते सर। इसलिए नहीं बनाते हम लोग। एक होता है गैटरमैन रिएक्शन, जो होता है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में सब कुछ वही रहेगा, लेकिन वहाँ पे कॉपर और HX लेके बनाएंगे। तो क्या क्या बनाएंगे समझ में आ गया? यहाँ भी बनाएंगे आप क्लोरोबेंजीन, यहाँ भी बनाएंगे आप ब्रोमोबेंजीन। तो गैटरमैन रिएक्शन समझ में आ गया क्या क्या बनाते हैं हम लोग? बताओ, कॉपर तो पाउडर लेंगे तो गैटरमैन गैटर, में डिफरेंस एक बार और बोलेंगे सर? यहाँ पे कॉपर पाउडर है, ये कॉपर पाउडर है, उसमें क्या था? CuX। तो यही डिफरेंस है। इसका ओके। यील्ड जाओगे, परसेंट यील्ड जाइएगा, इसका परसेंट यील्ड है तो इसका 10% है। बताओ, काम करोगे कभी इस पे? इसका होता है ये 40% यील्ड होता है। तो बताइए कौन ज्यादा बेटर है? सैंडमेयर। एंड में हाँ, इसलिए सैंडमेयर ज्यादा यूज होता है। तो बताइए, गेटरमैन का 10% होता है, 10 से 20% होता है इसका यील्ड। और गेटरमैन का होता है 40%। ये सैंडमेयर का, तो सैंडमेयर होता है। तो बताइए, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए सैंडमेयर प्रेफर करोगे या गेटरमैन प्रेफर करोगे? एंड सैंडविच। में सैंडमेयर। चलिए, ये समझ में आ गया सैंडमेयर गेटरमैन। जी सर। सेकेंड रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिप्लेसमेंट विथ, मतलब N2 को रिप्लेस करोगे विथ आयोडीन। तो बेटा, आयोडीन के साथ रिप्लेसमेंट करने के ये सबसे बेस्ट रूट होता है ये, कि अगर डायजोनियम कैटाइन होगा और उसको अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करोगे तब बना देना आयोडोबेंजीन। बना दोगे आप लोग? क्या बनाएंगे? आयोडोबेंजीन। तो बताओ, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन इज ए पार्ट ऑफ गेटरमैन? नो, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन नॉट पार्ट ऑफ गेटरमैन, नॉट पार्ट ऑफ सैंडमेयर। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करने से ही हो जाता है। याद रखोगे? यस सर। देखो, रिप्लेसमेंट विथ फ्लोरीन। तो बताओ क्या बनाएंगे? फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पहले ट्रीट करते हैं हम लोग फ्लोरो, देखो, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ।
अब सुनो होता है क्या, ये बनता है आपका बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, आप लोग सैंडमेयर गेटरमैन से क्यों नहीं बना पाए इसको, रीजन क्या होता है सुनो। बेटा मैंने पहले ही बता दिया था, फ्लोरीन क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फ्लोरीन, फ्लोरीन को फ्लोरिनेशन करवाने के लिए आप अगर गेटरमैन सैंडमेयर दोगे तो एक तो सबसे पहले एचएफ का बॉन्ड बहुत वीक होता है, ये स्ट्रांग होता है। एचएफ आपका वीक एसिड्स होता है, एचएफ में कभी आप तो फ्रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट ही नहीं करवा पाएंगे, बताइए आप लोग। नहीं करो। नो सर। नहीं करवा पाएंगे। एचएफ में बॉन्ड स्ट्रांग होता है, यू कांट जनरेट द फ्री रेडिकल्स, इसलिए सैंडविच में वो नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड साइंटिस्ट लाए थे, क्या क्या वहां पे, आप क्या क्या आप प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है सुनो, कि फ्लोरीन को बेटा आप वाटर में यूज नहीं कर सकते, वाटर को ही ऑक्सीडाइज कर देगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन से इसको आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो बता दो, कैन नॉट क्रिस्टलाइज आउट, कौन क्रिस्टलाइज आउट नहीं हो सकता बताइए। बताओ एक्वस सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइज आउट किसको करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स को, बेंजीन फ्लोरोबोरेट को, किसको करेंगे हम लोग। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। फ्लोरोबोरेट। यस, अब समझ में आया क्यों हम लोग करते हैं इसको। जी सर। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। आप बताइए, आपसे पूछेगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैन बी आइसोलेट फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, बोला नो। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट is stable in the aqueous solution at the low temperature. If you are going to crystallize out the decompose to give the phenol, फेनॉल दे देगा बेटा आपको। मतलब ऐसा होता क्यों, तो आपने आपके दिमाग में आता होगा ऐसा क्यों होगा। एक्चुअली क्या होता है कि देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, हर रिएक्शन का एक डिमांड होता है कि नहीं बेटा, बता दो। जी सर। हाँ सर। हर रिएक्शन का एक डिमांड होता है, तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ये सी बता रहा हूँ। ये अगर डाइजोनियम क्लोर कटायन है, लिखना नहीं आप लोग, डाइजोनियम कटायन अगर यहाँ पे, ये क्या बनता है, ये आप देखो क्या होता है, डाइजोटाइजेशन जब करते हैं हम लोग, डाइजोटाइजेशन, ये डाइजोटाइजेशन जब करते हैं हम लोग, वो NH2 लिखना चाहिए यहाँ पे, डाइजोटाइजेशन। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डाइजोनियम कटायन बनाते हैं, और यहाँ पे बनता है फेनॉल, एक ही साथ ये सब काम होता है। आप बताओ फेनॉल तक का जर्नी के लिए एक्टिवेशन डिमांड ज्यादा है कि नहीं, डिमांड। और डाइजोनियम तक के लिए जर्नी क्या है आपका, लो है कि नहीं, बताइए हम लोग। हाँ। तो होता क्या है कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे लोगे तो ये तो डाइजोटाइजेशन तो होगा, लेकिन वो उसको डिमांड मिलके सीधा वो फेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको क्या करना है, ये डिमांड को आपको रोक के रखना है, तो उस डिमांड को रोक करने के लिए आप क्या करोगे, हीट तक का जर्नी को स्टॉप करने के लिए आप लो टेम्परेचर पे काम करोगे कि हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर। लो पे। आप क्या होगा कि अगर ये सॉल्यूशन में बन गया तो उसको फिर क्या करेंगे, क्रिस्टल हम लोग क्रिस्टलाइज करके बाहर लाएंगे, तो उसके लिए तो हीट करना ही पड़ेगा आपको। और जैसे हीट दोगे तो ये एनर्जी फुल गया इसको, तो आपको क्या मिलेगा, फेनॉल बन जाएगा, डाइजोनियम कटायन आपका डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइज आउट करते हैं किसके फॉर्म में, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। आप क्या करेंगे सुनो, इस बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को आप कुछ नहीं करो, हीट कर दो, कुछ नहीं करना आपको, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट कर दो। जैसे हीट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन में, और कन्वर्ट होगा BF3, जो बेटर लिविंग ग्रुप है, वह गैस के फॉर्म में जाएगा, और कन्वर्ट होगा आपका किस में, N2 गैस में। तो बता दो, यही रूट होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। तो बताओ फ्लोरोबेंजीन आप किससे नहीं बना पाएंगे, सैंडमेयर नो, गैटरमैन नो, कैसे करेंगे, first you have to convert the hydrogen chloride into the benzene fluoroborate, and then benzene fluoroborate on a strong heating give the fluorobenzene। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बाल्ड-सीमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बता दो, बाल्ड-सीमन रिएक्शन। तो बता दो, बाल्ड-सीमन रिएक्शन से क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। 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 फ्लोरोबेंजीन।
सर समझ में आ गई? रिप्लेसमेंट विथ आयोडीन का कोई नाम है सर? नहीं, उसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसका नाम याद मत रखिए, सीधा पोटेशियम हाइड्राइड के साथ हीट कीजिए, उसी साइडोबेंजीन का याद रखिए सिर्फ। ओके। सर वो नॉर्मल वाला गटरमैन मतलब रिप्लेसमेंट विद आयोडाइड से पहले वाला, सर वो एक बार समझा देंगे और एक बार। कौन सा पार्ट, केटरमैन का? हाँ हाँ सर, गटरमैन का मेन गटरमैन जो। ये कॉपर जो लिए, हम्म। कॉपर यहाँ पे बैठा जाएगा, कॉपर +1 में, उसी से एक इलेक्ट्रॉन देगा हाँ। वो भी क्रिटिकल मैकेनिज्म होता है। अच्छा, ठीक है सर। वो भी क्रिटिकल होता है, लेकिन कॉपर पाउडर लेते हैं हम लोग। हम्म। और कॉपर पाउडर का लेने का पर्पज था काइनेटिक्स को थोड़ा बढ़ाना, रेट को, हाँ, सो सरफेस एरिया के लिए सर। सरफेस एरिया के चलते। चलिए, यहाँ तक रिप्लेसमेंट समझ में आया क्या, आयोडीन से फ्लोरीन से? जी सर। और एक फोर जो बता रहा हूँ देखो, रिप्लेसमेंट विथ हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं? अब ये बता दो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप रिप्लेसमेंट करोगे हाइड्रोजन में, तो उसके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट का हेल्प लेंगे जो हाइड्रोजन एंड डोनर होगा? हाइड्रोजन देने वाला होगा वही ले पाएंगे ना। तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो कन्वर्ट कर देगा इसको बेंजीन में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज सकते हैं, सुनो क्या क्या यूज कर सकते हैं। या तो आप H3PO2 यूज कर सकते हो, या तो आप इथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हो। और ये दोनों को दोनों पूछ चुका है जेई मेन में। नीट में पूछो, नीट में भी पूछो क्या, जेई मेन में क्या क्या यूज कर सकते हो बेटा बता दो। या तो H3PO2 यूज कर सकते हो। H3PO2 या फिर इथाइल अल्कोहल। हाँ, तो देखिए क्या बनेगा, देखिएगा आप, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हुआ आपका। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग H3PO2 से, वाटर तो लेना ही पड़ेगा आपको। क्या बनेगा देखिए, वो एक्वा सोल्यूशन आई है आपका, बेंजीन बनेगा, और बनेगा आपका H3PO3, और बनेगा यहाँ पे HCl। अब ये प्रोडक्ट देख रहे हो आप, ये प्रोडक्ट देख रहे हो ना बेटा आप लोग, ये प्रोडक्ट भी जेईई में पूछ चुका है क्वेश्चन, साइड प्रोडक्ट भी पूछा हुआ था। मतलब क्या क्या था, रिएक्शन देके XYZ करके दिया था, बोला था X क्या होगा, Y क्या होगा, Z क्या होगा। दिखा दूंगा क्वेश्चन, फिर देखो क्या होगा। अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे अगर आपने इथाइल अल्कोहल लेके रिएक्शन करवाएंगे, याद रखिएगा क्या देगा इथाइल अल्कोहल, ये भी देगा आपका, क्या देखना, बेंजीन, इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा HCl में। ये साइड प्रोडक्ट याद रखोगे, क्या क्या कन्वर्ट होता है ये याद रखना, इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। बेटा अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बताओ, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन, और H3PO4 जब जाएंगे, H3PO2 जब जाएंगे, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, इसमें क्या है, +3। तो देखो ये सब क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर कौन है, ये सब है कि नहीं, बताइए बेटा आपको। यस सर। ओके, तो अगर कहीं भी डाइजोनियम कैटायन पे अगर आपको बोलेगा कि एनिलीन को कन्वर्ट कर लो बेंजीन में, तो ये प्रोसेस यूज करोगे ना, पहले डाइजोटाइजेशन कर देंगे, फिर ये सब देंगे, तो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, बेंजीन में। अगर पूछेगा स्कूल एग्जाम में, अगर स्कूल के एग्जाम पूछेगा कन्वर्ट द एनिलीन इनटू बेंजीन, एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए आपके रूट क्या है, डाइजोटाइजेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। हाँ सर। कर, कर लेंगे। और हाँ लिखिए सर। एक लास्ट में लिखा आपका, देखो ये, और एक लिखा रहा हूँ यहाँ पे, रिप्लेसमेंट विथ OH ग्रुप। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करोगे कि जैसे डाइजोनियम कैटायन है आपका, अब कुछ नहीं करना, आपको रूम टेम्परेचर पे लेके चले जाओ, थोड़ा वार्म वाटर ले लो, देखो क्या बनेगा, OH N2 गैस। आई बात समझ में? तो आप बता दो, एनिलीन को फेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से हाइड्रोबेंजीन, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन से बेंजीन, इतना तक का जर्नी आपको करवाएगा डाइजोटाइजेशन। इसीलिए डाइजोटाइजेशन कहीं भी जाओगे बचोगे नहीं बेटा, क्वेश्चन एक आएगा ही आपका फिक्स से।
अब ये तक जितना भी मैंने रिएक्शन पढ़ा, इस रिएक्शन में क्या था, विद इवोल्यूशन ऑफ N2 या विद इवोल्यूशन, विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2? विथ विद एवोल्यूशन। यस। सैंडमेयर समझ में आ गया आपका, गैटरमैन यस समझ में आ गया? यस सर। ओके। और बाल्सीमन रिएक्शन समझ में आ गया आपको, कहाँ पे होगा? हाँ सर। यस सर। हाइड्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे समझ में आ गया आपको? सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन समझ में आ गया? डाइजोटाइजेशन बेटा समझ में आ गया कैसे होगा, जी किससे सर। होता है? अगर मान लो कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखना यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कि देखना कि ये क्या है, ये आपका NO2 है, नाइट्रोबेंजीन। बेटा क्या होता है कि SnHCl का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये सब। ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा एनिलीन में, और एनिलीन पे जैसे हम लोग करेंगे डाइजोटाइजेशन, फर्स्ट रिएक्शन लेंगे NaNO2 का प्लस HCl, सेकेंड में यहाँ पे दे दूंगा क्यूप्रस क्लोराइड और HBr HCl, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए? अच्छा हाँ सर, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या इवॉल्व होगा आपका? N2 बेस। नेचुरल। आई समझ रिएक्शन। सर एक चीज पूछना था सर, वो हम्म रिप्लेसमेंट विथ OH ग्रुप में सर वो खाली हीट कर दे तो भी तो फिनॉल बना देगा ना? मान लीजिए जहाँ पे डाइजोनियम केटन आपने बना के रखा, उसी को हम्म, जेंटली आप हिट कीजिएगा, अपने आप फिनॉल आ जाएगा आपका। ठीक है। नहीं बेटा, छोड़ भी दोगे उसको थोड़ा देर के लिए, तभी भी फिनॉल बना के निकल जाता है वो। हाँ, लेकिन टेम्परेचर शुड बी मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए थोड़ा जेंटली वार्म कर देते तो रेट फास्ट हो जाता ठीक है सर। है। ओके, ये बताइएगा, आप याद रखेंगे कि SnHCl कहीं भी लिखे या FeHCl कहीं भी लिखे, इसका काम होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, NO2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है किसमें, NH2 में। याद रखोगे आप ये, आगे पढ़ाऊंगा, एमीन्स में पढ़ाऊंगा, अभी आपको क्वेश्चन देगा इसीलिए मैं बता दिया। ओके सर। तो चलिए, रिप्लेसमेंट वर्च ग्रुप ठीक है। आप देखेंगे रिएक्शन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2 या विद इवोल्यूशन ऑफ, रिएक्शन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2। अभी जो रिएक्शन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2 होता है, उसके लिए टाइम आपको अलाउ नहीं कर रहा है, टाइम मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा, और नेक्स्ट डे आपका ये चैप्टर में क्लोज करूंगा। ये रिएक्शन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो नेक्स्ट डे बताऊंगा। अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा सैमुअल गेटरमैन में, डाइजोटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एलिफैटिक एमीन्स पे नाइट्रस एसिड का क्या रिस्पॉन्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स में 1 डिग्री पे क्या था, 2 डिग्री पे क्या था, 3 डिग्री पे क्या था, वो इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपने देखा डाइजोटाइजेशन पॉसिबल है किसमें, 1 डिग्री में। एलिफैटिक 1 डिग्री में क्या होता है, पॉसिबल है बट less stable, that lead to form the alcohol, ultimately evolution of N2। डाइजोटाइजेशन आपने एलिफैटिक प्राइमरी मींस पे नहीं, एरोमेटिक पे करवाया था, क्या होगा डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन जैसे करवाएंगे तो स्टेबल एट द लो टेम्परेचर। बट डाइजोटाइजेशन में क्या होता है, N2 ग्रुप इज बेटर लिविंग ग्रुप, दैट ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड विद द नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो उसी में आ गया आपका रिएक्शन विद इवोल्यूशन ऑफ N2, उसी में आ गया आपका सैंडमेयर, गेटरमैन, बाल्सीमन। कुछ आइडिया लगा ये सब का, हाँ सर। आप एक करोगे, रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ होता है, ये सब याद रखेंगे। तो यहीं पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये एक एग्जांपल आ गया था पारानाइट्रोसो का, और उसके पहले मैंने वुड रिएक्शन बता दिए, कोरेओसिंथेसिस बता दिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एक थोड़ा एग्जांपल बताया। ये सब 11th में थोड़ा मैंने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे डाइजोटाइजेशन आपकी एक नया चैप्टर है, नया चीज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमीन्स का चीज है, लेकिन मैंने डिटेल में यहाँ पे आपको बता दिया ये सब। विद इवोल्यूशन ऑफ N2 था, विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर आपका कुछ रिएक्शन होगा पॉलीहेलोजन का, वो भी मैं बताऊंगा आपको, पॉलीहेलाइट्स का क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कुछ रिएक्शन और भी बताऊंगा यहाँ पे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक जर्नी रहने दो। सरणी आप थोड़ा रुको, आपको जो डॉट्स है मैं क्लियर कर देता हूँ, और आप लोग लीव कर सर जाइए। हेलो एल्केन्स का कोई पार्ट बचा नहीं है ना सर, जितना बचा है हेलो अरेन्ज का।